ओके आई सो वेलकम ऑल ऑफ यू। सबसे पहले एक चीज बताता हूँ, ये लेक्चर्स रिकॉर्डिंग पे नहीं जाने वाले। नीदर दिस विल गो ऑन यूट्यूब। हाँ, जो मेरे बच्चे हैं उनको एलएमएस प्लेटफॉर्म पे ये मिलेगा। द पीपल हु आर नॉट माई स्टूडेंट, तुमको ये कहीं नहीं वीडियो मिलने वाला है। यू हैव टू परचेस फॉर इट। ओके, तो जितने भी आपके भाई बंधु हैं जो ये लेक्चर उनको लगता है कि बैठना चाहिए था बट नहीं बैठ पाए, उनको परचेज के बाद ये मिलेगा। सो इफ पॉसिबल टेल देम कि ये चालू हो रहा है। अगले 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में ये चैप्टर उड़ा भी दूंगा। ओके, सो दोज हु आर नॉट अटेंडेड, ये वीडियो कहीं तुमको नहीं मिलेगा एक्सेप्ट इफ यू आर नॉट माय स्टूडेंट देन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बेस। ओके, जितना भी अमेंडमेंट टॉपिक है, बहुत सारे लोगों ने क्या पता नहीं कैसे कैसे कुछ भी कंटेंट बोला है। मैंने पूरा ब्रीफ एक समरी बनाया है जिसके बेसिस पे मैं आपको पूरा कंटेंट पढ़ाने वाला हूँ। ओके, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगर ये 10 पेजेस है, आई एम एक्सपेक्टिंग कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन फ्रॉम दिस शीट। ओके, बस उतना करना है। द पीपल हु आर माई स्टूडेंट, मेरे लिए अपने लिए अमेंडमेंट कुछ भी नहीं है, बिकॉज वॉट एवर आई यूज टू टीच ये सेम टू सेम है। बट इट जस्ट थिंग एक डाटा एथिक्स नाम का जो एडिशन हुआ है वो अपने लिए नया है, अदरवाइज वी नो एवरीथिंग। ओके, आराम से एकदम चालू कर रहा हूँ। सबसे पहले टॉपिक, द फर्स्ट वन टॉपिक विच इज अमेंडेड इज ट्रेंड एनालिसिस इन द बिजनेस डिसीजन मेकिंग। अब सुनना मेरी बात। बहुत सारे लोग को ना ये कंटेंट के बारे में ज्यादा डिटेल नॉलेज भी नहीं है। इनफैक्ट जितने भी पब्लिकेशंस मैंने देखे वहां पे वो लोग ने प्रॉपर्ली इसको जस्टिफाई नहीं किया। ओके, एग्जाम्पल अगर आईएमए का लेवल आजकल देखोगे ना, दिस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि सच में सही होगा या नहीं होगा। ओके, सो दैट्स द रीजन थोड़ा मैंने क्या किया पता है, अपने हिसाब से कंटेंट ड्राफ्ट करने का कोशिश किया। ओके, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस, सबसे पहले इसका ना मैं थोड़ा तुमको बेसिक सिखाता हूँ कि ट्रेंड आया कैसे। ओके, समझना मेरी बात। ओके, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, व्यू, टूलबार्स, स्टैंडर्ड है। ओके, सी, जब कभी मैं ट्रेंड का बात करता हूँ, ओके जस्ट अ सेकेंड ना, कोई एक फैकल्टी पढ़ा रहा था अभी, उसने फॉन्ट चेंज कर दिया। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट ट्रेंड एनालिसिस। पहले थोड़ा बेस क्रिएट करता हूँ कि ये था क्या। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज 23, दिस इज 22 एंड दिस इज 2021। ओके, ध्यान से मेरी बात समझ। लेट्स से आई एम सेइंग इसका सेल्स वाज इसका सेल्स वाज 130, इसका सेल्स वाज 120 एंड इसका सेल्स वाज 1 लाख। व्हाट ट्रेंड सजेस्ट, ट्रेंड क्या बोलता है थोड़ा समझना। ट्रेंड बोलता है कि जो भी सबसे अर्लीस्ट ईयर होगा ना, अर्लीस्ट ईयर, उसको मेरे को लेना पड़ेगा 100%। और मैं हमेशा ऐसा बोलता हूं कि जो भी तुम्हारा अर्लीस्ट ईयर होगा, अज्यूम दैट इट इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। व्हाट यू नीड टू डू, थोड़ा समझना। सबसे पहले जब भी आप ट्रेंड की बात करोगे, तो अगर ये 100% है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस 2022 का, देन डू दिस कैलकुलेशन, बी डिवाइड बाय ए। नाउ लेट्स से इफ यू वांट टू कैलकुलेट सी का ट्रेंड रेशियो, यू नीड टू डू सी डिवाइड बाय ए। प्लीज हेल्प मी आउट, प्लीज हेल्प मी आउट। विजय जी, आप मेरे को हेल्प करना चाहेंगे? बताइए। सो 120, चैट बॉक्स इज रेडी, प्लीज गिव मी आंसर। बी का मेरे को आंसर चाहिए, please give me B answer. So 120 divided by 1 lakh multiplied by 100. So if you notice, this is coming to 120%. This is 120%. Now, if you will go to here, 130, again you need to take base of A. So this will come as 130%. So 130 divided by 1 lakh multiplied by 100, this is giving you 130%. Okay. अब मेरी बात आराम से समझना। Okay, so if I'm saying this is 130%, जरा ध्यान से यहाँ पे समझ। हाँ, यही क्लासेस है और मैं ही पढ़ाता हूँ, आजा आजा। ओके, दिस इज 130% और इट इज 120%। ओके, आराम से देखें यहाँ पे। सो व्हाट आई एम सेइंग, एक मिनट। जस्ट गिव मी मिनट, मेरे क्लासेस में हमला हुआ है। ओके, एक मिनट रुको बस, आई विल स्टार्ट, एक मिनट बस।
चलो आ जाओ, सुनो सुनो, ये मच्छी मार्केट कोई नहीं बनाएगा, देखो इधर सुन। तो ट्रेंड में मैंने क्या बोला, सबसे पहले जो भी अर्लीस्ट ईयर होगा यू विल से ए, जो भी उसके बाद होगा दिस विल बी बी, और जो भी इसके बाद होगा दिस विल बी सी। ओके, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, अब सुनो, अपना दिमाग कोई कुछ नहीं लगाएगा। अगर तुमको एग्जामिनर बोलता है कि ये सी है, ये बी है और ये ए है, अगर तुमको एग्जामिनर बोलता है कि कंसिडर बी एज अ बेस, तो प्लीज मेरी बात सुन, अपना दिमाग मत लगाना, नहीं तो पोपट होगा। सो अगर इफ ही सीइंग दैट यू नीड टू टेक दिस एज अ बेस, तो कंसिडर दिस एज अ ए एंड दिस विल बी बी। सो अगर तुमको इसका अगर नंबर निकालना है, देन व्हाट यू विल डू, यू विल से बी डिवाइड बाय ए। तुम लोग बोलेगा सर समझ में नहीं आ रहा है, वापस बता, ठीक है, तुम लोगों के लिए मैं वापस दिखा रहा है, इधर देखो, सुनो। मैंने पहला रॉबिक ट्रेंड चालू किया। ओके, ये पहला अमेंडमेंट है, ये ऑब्वियसली पहले भी था बट थोड़ा डीप में अपन देखना पड़ेगा। सो 2021 में दिस वाज 1 लाख, 2022 में दिस वाज 120 एंड 2023 में दिस वाज 130। ओके, तो मैंने क्या बोला, जो भी सबसे अर्लियर ईयर होगा ना, यू नीड टू कंसिडर दिस एज अ ए। उसके जो बाद बना दिस विल बी बी, एंड उसके बाद बना जो दिस विल बी सी। तो जो भी ए होगा दिस विल बी अर्लीस्ट ईयर, सबसे पहला साल। ओके, तो ये यहाँ पे 1 लाख हुआ, ये 1 20 हुआ और ये 130 हुआ। सो लेट्स से इफ समवन इज आस्किंग यू कि भाई परसेंट कितना हुआ, जब कभी मैं किसी चीज को बेस बोलूं ट्रेंड में, यू ऑलवेज नीड टू कंसिडर दिस एज अ 100। ओके, तो उसके बाजू वाला जो भी तुम्हारा नेक्स्ट ईयर है, इसका परसेंटेज कितना होगा 100 के रेशियो में। सो व्हाट यू नीड टू डू, एक फॉर्मूला मैंने तुमको सिंपली बताया है, व्हाट यू नीड टू डू, बी डिवाइड बाय ए multiplied by 100. चलो let's do this. So if you do 120 divided by 1 lakh, this will be 120%. So now let's say if someone is asking you about the C, तो तुम क्या करोगे, C divide by, okay, C divide by, so 130 divided by 1 lakh percentage, this will be 130, this will be 130. Okay, ये तुम्हारा ट्रेंड का पोर्शन था कि ऐसे ऐसे ट्रेंड बनता है। अब मैं तुमको ना कुछ चीजें ना कंपैरेटिव से बताता हूँ, सुनना ध्यान से, कंपैरेटिव्स, ध्यान से मेरी बात समझो। देखो, अज्यूम करना ये टॉपिक तुमको पढ़ा ही रहा हूँ, ओके, नॉट लाइक अमेंडमेंट। देखना 2023 है, ये 2022 है, 22। ओके, लेट्स टेक वन एग्जांपल कि मैंने तुमको बोला कि यार इधर पे ना ये 130 था, यहाँ पे 130 था, लेट मी करेक्ट दिस like this. This is 2022 and this is 2021. So let's take example, same numbers ले रहा हूँ मैं. So here it is 120 and here is 110. मुझे अगर कंपेरेटिव्स के टर्म्स में अगर तुमको बोलूँ ये निकालने के लिए, तो हाउ यू विल कैलकुलेट, ये 1 लाख है, सॉरी। चलो, तो तुम लोग पहले अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि कितना परसेंट इंक्रीज है, देन व्हाट यू विल से, कितना परसेंट इंक्रीज है, 20,000 बराबर डिवाइड बाय 1 लाख। सो क्या होता है मालूम है, जो भी तुम्हारा नेक्स्ट ईयर है, समझो यहाँ पे, सो द बेस ईयर यू विल से ए एंड जो उसके बाजू वाला यू विल से बी। ओके, क्लासिक एग्जांपल, अगर मैं तुमको पूछूं कि तेरा 100 मार्क्स आया था, इसका 120 आया था, तो इसको कितना परसेंट एक्स्ट्रा आया, तो तू बोलेगा 20%। तो आइडियली तुमने क्या किया मालूम है, तुमने एक फॉर्मूला लगाया, तुमने 120 लिया, उसको माइनस ए से किया, डिवाइड बाय ए किया, देन मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, इफ यू कैलकुलेट, मेरे को बस इतना बताना कि परसेंट आया कैसे, 20% आएगा। चेक 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 कर, 120 माइनस 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस विल गिव यू 20। अब थोड़ा मेरी एक चीज समझ, एक बात समझ, सुन। इफ यू नोटिस, ये 120 आया, दिस इज 120 एंड दिस इज 20। इसका मतलब तो यही हुआ ना, ट्रेंड इज नथिंग बट अ कंपैरेटिव ओनली। इट जस्ट थिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, बेस ए का जो 100% है ना, वी आर मर्जिंग दिस, ये मेरा ट्रेंड है। ओके, ट्रेंड आप कब बोलते हो पता है, जब आपको 2 साल से 1 साल ज्यादा दिया हो। एग्जाम्पल, बच्चे कंफ्यूज पता है कब होता है, मैं तुमको थोड़ा सा बताता हूँ, आईएमए इसके ऊपर ना बहुत टेस्ट करेगा तुमको। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे को बताना तुमको आंसर पूछ क्या रहा है वो। लेट्स से तुमको एक सम दिया and he has given you answers like this: 25%, 30%, 32% and 12%. समटाइम्स वो आंसर आपको ऐसे देता है 125%, 130%, सी लेट्स से एग्जांपल 96%, और डी
12%। अब ना वो आपको कुछ भी नहीं बोलेगा कि तुम कंपेरेटिव यूज करो या ट्रेंड यूज करो। तो तुमको ना इतना तो बत्ती जलना चाहिए कि ये जो पहला वाला बोला ना, दिस इज कंपेरेटिव्स, और ये जो दूसरा बोला दिस इज ट्रेंड। आई होप तुमको तुमको समझा। ओके, ये पहले से क्वेश्चन में था। अमेंड क्या हुआ पता है, उसने थ्योरेटिकल कंटेंट ज्यादा भी डाल डाल दिया। मैंने बहुत सारा पब्लिकेशंस देखा, बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड एज अ प्रोफेसर। तो मुझे लगा मुझे कुछ कंटेंट थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। मैंने 2 पेज का कंटेंट ना बनाया। ना, हो गया। हाँ हाँ, कोई कुछ अरे बोल। थोड़ा उधर नेट नहीं काम कर रहा, तो पता नीचे आके चेक कर रहा था। अरे प्रिंस क्या कर नहीं, रहा मैं है तो अभी? इधर बाहर वाले में बैठता हूँ। प्रिंस कैसे बोलूं, अपना ही स्टूडेंट है। अरे चुप। प्रिंस माइक म्यूट कर। चलो, पहले पहले ये समझ में आया क्या? Then, अभी मैं क्या बता रहा हूँ तुमको, ये ऑलरेडी आता था। जो भी नोट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तुम्हारा है, तुम्हारे हक का है, ये मैं तुमको सबको दूंगा। ओके, ऑफलाइन वाले को भी सॉफ्ट नहीं मिलेगा, देखो। ओके, सुनो। सो ट्रेंड एनालिसिस इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके, टॉपिक पहले ट्रेंड एनालिसिस था, लेकिन बिजनेस डिसीजंस का उसने कुछ भी नहीं बोला। सो दैट्स द रीजन आई हैव टू ऐड कि ट्रेंड हम लोग यूज कर क्यों रहे। किसी और को एक दो एग्जांपल और चाहिए क्या इसका, ट्रेंड का? आया समझ में? चलो, लेट्स गो अहेड। सबसे पहले डेफिनेशन में मैं बोल क्या रहा हूं इसका। ट्रेंड एनालिसिस इज नथिंग बट अ स्टैटिकल मेथड दैट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डाटा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मैंने आपको बोला भी था, 1 से ज्यादा साल, 2 साल हुआ देन यू कैन यूज कंपेरेटिव्स, लेकिन 2 से ज्यादा हुआ देन यू हैव टू यूज ट्रेंड। आइडेंटिफाइंग द पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स, इट हेल्प्स टू फोरकास्टिंग द फ्यूचर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डाटा। समटाइम्स ऐसा भी होता है। देखो, सबसे पहले इट्स अ पार्ट ऑफ बजटिंग। ओके, मैं ये क्यों कर रहा हूं मालूम है? जब आप कंपनीज में जाओगे ना, यू हैव टू डू MIS ऑल्सो। एग्जाम्पल, जिन्होंने पार्ट 1 भी पढ़ा होगा, आपको मालूम है बार बार आई हैव टू क्रिएट बजट्स। सेम यहाँ पे ट्रेंड व्हाई वी यूज, बिकॉज अर्लियर डाटा मैंने लगा लिया। लेट्स से 130% है। अगर मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट हूं ना, तो मेरे को 2024 में भी आई कैन एक्सपेक्ट। एग्जाम्पल यू कैन सी, अगर मेरा ये ग्रोथ कुछ ऐसे चालू है, 100 से 120 हुआ, 130 से 130 हुआ, I can assume at least 135%. That is my assumption. So trend I can use in this. Okay. Point number 2, purpose. Why I'm using this. The primary goal for trend analysis is to predict future events. By analyzing the past data, this technique is crucial for making informed business decisions. It provides insight into markets movements, consumer behavior and financial performance. मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? एग्जाम्पल 2020 में आई स्टार्टेड विद समथिंग समथिंग समथिंग, टुडे इज 2024। ओके, तो मेरे को ये पता कैसे चलता है? लेट्स से अभी मैं हर बार ना एक लेक्चर में बोलता हूँ कि आई विल टेक थिएटर वन डे, जब मैं लेक्चर्स लूंगा। ये भी मेरे लिए थिएटर ही, देखो इतना बड़ा सा टीवी लगा के रखा है, थिएटर ही। ओके, सो आई विल टेक लेक्चर्स इन थिएटर। अब मैं कौन से बेसिस पे बोल पा रहा हूँ? बिकॉज मेरे को मालूम है नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। समझा? ये पॉसिबल नहीं होता अगर मेरे पास ट्रेंड एनालिसिस नहीं होता ना। तो ये आगे कैसे कैसे बढ़ रहा है मेरे को नहीं समझ में आता। मैं फास्ट भगा रहा हूँ क्या? मेरे को लगा तुम लोग को ब्लू टी शर्ट वाले की याद आ गई। डोंट वरी, तुम्हारे क्लासेस के ज्यादा बच्चे मेरे पास है। देखो इधर, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेंड एनालिसिस, क्यों क्यों मैं यूज करूं। सबसे पहले फोरकास्टिंग। ट्रेंड एनालिसिस अलाउज द बिजनेस टू फोरकास्ट फ्यूचर ट्रेंड्स इन सेल्स, एक्सपेंस, मार्केट डिमांड एंड अदर क्रिटिकल फैक्टर्स। मैं फिर से वापस बता रहा हूँ, थियोरेटिकल कंटेंट ट्रेंड के बारे में नहीं था। अमेंडमेंट में प्रैक्टिकल कुछ नहीं हुआ, तुमको ऑलरेडी आता है। ये थियोरेटिकल कंटेंट है जो ऐड हुआ, विच आई एम टीचिंग। Next, strategic planning. By understanding the trends, business can make better decisions regarding the product launches, market strategies, and resource allocation. मैं अपना खुद का एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल मेरे पास सबसे ज्यादा जो इस बार भी जो फॉर्म फिलअप हुआ है, वो मोस्टली यूट्यूब चैनल से ही आया। ओके, तो मुझे ऐसा पता चला है, सेम मेरा आईटी हेड है, वो 12वीं में पढ़ता है। आईटी हमारा बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है आईटी का, जिसमें एक बंदा लीड करता है उसको, वो अकेला ही काम करता है उसमें। तो उसने मेरे को बोला कि आपको ना यूट्यूब चैनल पे बहुत ज्यादा डालना चाहिए कंटेंट। वो कैसे बता पा रहा है पता है? वो बोल रहा है कि आपका ना वॉच टाइम ज्यादा है, तो उसकी वजह से मेरे को पता चलता है कि पब्लिक मेरे को देख रहा है। सो आई कैन प्लान अकॉर्डिंगली। सेम अगर ट्रेंड में मेरे को नंबर्स मिल रहा है, मेरे को हर बार दिख रहा है दैट आई एम ग्रोइंग समहाउ, तो मेरे को मालूम है आई कैन प्लान बेटर। समझा? नेक्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले मेरे को बात बता, तुम लोग पार्ट 2 का स्टूडेंट है, रिस्क का मतलब बताओ मेरे को। अनसर्टेनिटी, तो अच्छा एक बात बता, पॉजिटिव रिस्क कुछ होता है क्या?
मेरे को ये रिस्क लग रहा है कि मैं पार्ट 2 पास हो जाऊंगा। ये रिस्क है, ये रिस्क नहीं हुआ ना भाई। चलो, पॉजिटिव रिस्क कुछ नहीं होता। पहले मैं रिस्क का मतलब बताता हूँ तुमको, थोड़ा सेक्शन डी का भी मैं ज्ञान दे देता। सुन, लेट्स से ये तेरा बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अब एग्जाम नहीं रही, थोड़ा ना प्रैक्टिकल बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल तेरा पार्ट 2 का एग्जाम है, सी में पार्ट 2 का एग्जाम है। तो ये तेरा ना ऑब्जेक्टिव है। और लेट्स से तेरा नाम एक एक ना रैंडम नाम ले रहा हूं ना, विजय। आई डोंट नो कौन है, रैंडम नाम। ओके, विजय इज फोकस्ड, वेरी फोकस्ड, वेरी फोकस्ड है। बट क्या है पता है, विजय थोड़ा स्मार्ट भी है। ओके, रिस्क इज, अरे ए भाई, आतिफ इतना मारूंगा तेरे को ना, रुक। सुन, मेरा ही स्टूडेंट है इसलिए उसको ऐसा बोल रहा हूँ, बाहर वाला तो मैं निकाल ही देता उसको। सुन, विजय स्मार्ट है एक्चुअली, दिखता भी अच्छा है। बट प्रॉब्लम क्या है मालूम है यार, विजय को रिस्क क्या लग रहा है पता है, कि यार उसका ब्रेकअप हो गया तो क्या हो। तो समझ आए, ये ब्रेकअप से बेचारा डर रहा है, बिकॉज वो बोलता है मैं इतना अच्छा भी नहीं दिखता कि कोई दूसरी लड़की भी मिले। तो उसके लिए रिस्क ये है। मतलब हर बार जब भी कभी कोई रिस्क की बात करे ना, अपने बिजनेस जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरे को वो अचीव करने के लिए अगर कुछ भी टन 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 हुआ, तो दैट इज कॉल्ड एज रिस्क। ओके, मतलब आप ऑब्जेक्टिव मीट नहीं कर पाओगे, आप समझ रहे हो। अच्छा विजय ना, नहीं मैं तो सिर्फ तेरे को देख रहा हूँ। ओके, performance evaluation. Trend analysis used to evaluate the performance business over the time, helping in assessing the effectiveness of the strategies and operation. भाई मैंने बजटिंग कर लिया है, प्लानिंग कर लिया है, तो ऑब्वियसली अगर जो भी एक्चुअल होगा मेरे को पता चलेगा ना कि सच में ये एक्चुअल इतना काम किया है या नहीं किया। ओके, आ जाओ, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स इन अ बिजनेस। कौन सा टाइप्स है? लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, दिस span years help to understand overall direction of the market or the industry. अब मेरी बात सुन 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 सुन, सिर्फ तुम लोग यूएस क्या पढ़ रहा है, एक एसईसी का रूल बताता हूँ सुन। सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, ये तुमको सीपीए में आएगा, अगर तुम करोगे, करना हो तो मेरे पास आ जाना। सुनो, एसईसी, अगर तुम्हारा एसईसी में ऐसा बोलता है कि इफ यू आर प्रेजेंटिंग पीएनएल, आपको 3 साल का दिखाना पड़ेगा। ये क्यों दिखाना पड़ रहा है? ऑब्वियसली एज अ इन्वेस्टर मुझे पता चलना चाहिए। सो इफ आई एम मेकिंग एनी प्रॉफिट्स, तो मेरे को यहाँ पे ये पता चलना चाहिए कि ये पॉजिटिव ट्रेंड्स में है भी कि नहीं। Okay, so that's the reason it is very important for the investor. If he is investing, उसको पता चलना चाहिए कि प्रॉपर्ली ये ट्रेंड में जा रहा है या नहीं जा रहा है, and helps to understanding the overall direction of the market or the industry. जनरली क्या होता है, एग्जाम्पल लेट्स से इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, दो कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, तो आपको हमेशा ये देखना पड़ता है कि इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन ए, इसका ग्रोथ अच्छा है या इसका ग्रोथ अच्छा है। पर लेकिन तुमने सेक्शन ए में ना रेशियोज में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और दूसरा तो एक तो टॉपिक आपने पढ़ा होगा कॉमन साइज। कॉमन साइज का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होता है मालूम है, कि एक बहुत बड़ा कंपनी है और एक बहुत छोटा कंपनी है। व्हाई यू आर कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? जस्ट बिकॉज लेट्स से इफ यू आर कंपेयरिंग लाइक दिस, एग्जांपल दे रहा हूं, कोई कंपनी जिसका सेल्स 1 लाख है, बट उसका सीओजीएस लेट्स से 80,000। ओके, इट इज अर्निंग टू 20,000 एज अ जीपी। लेकिन एक कंपनी ऐसा है हु इज अर्निंग ओनली $10,000, बट उसका सिर्फ 6,000 सीओजीएस है, एंड उसका बोलता है जीपी 4,000। आइडियली देख के तुमको ये पता चल रहा है ना, देन कंपनी ए विल बी गुड बिकॉज उसका अमाउंट ज्यादा है। लेकिन अगर आप ऐसे देखने जाओगे तो ए इज नॉट डूइंग गुड बिकॉज इसका जीपी रेशियो इज कमिंग टू 20% एंड इसका जीपी इज कमिंग टू 40%। देन ऑब्वियसली आई एम कंपेयरिंग, और मेरे को ऐसा पता चल रहा है बी इज परफॉर्मिंग गुड। नो डाउट नंबर वाइज ए इज वेरी गुड, बट जब मैं परसेंटेज की बात करूं, रेशियोज को उसके टर्म्स में निकालूं, तो मेरे को भी पता है बॉस इधर तो ऐसा ही हो रहा है। ओके, नेक्स्ट शॉर्ट टर्म, these are the more immediate, can last up to days or months, providing insight into current market conditions. ये कब होगा पता है? When you compare 2024 versus 2023। अगर कोई तेरे को बोलेगा इसको कंपेयर कर टू 2020 से, आई सॉरी लेट्स से 2010 से, इंस्टाग्राम का रील थोड़ी बना रहा है देन वर्सेस नाउ। ओके, तो पास्ट का जब मैं डाटा देखता हूं ना, तो वो उतना इंपैक्टफुल नहीं होगा जितना मेरे को करंट डाटा पता चलेगा कि मैं साइक्लिकल नेचर क्या है। अभी साइक्लिकल नेक्स्ट आएगा, देख, साइक्लिकल ट्रेंड्स, ट्रेंड दैट रिपीट ओवर द टाइम सच एज सीजनल पैटर्न, सेल्स पैटर्न एंड इकोनॉमिक साइकिल। सीजनल पैटर्न तुमको मालूम है, दोज हु आर फ्रॉम इंडिया सुनो। एक ना ब्रांड देखा होगा तुमने, जील।
अभी कोई अगर ऐसा बोला, अरे मेरी मामी की बेटी का नाम झील है, अरे उसका नहीं बोल, ये झील अपनी स्टूडेंट भी है एक। अरे झील रेनकोट का ब्रांड है। लेकिन एक बात बता, अभी रेनकोट धूप में लेके क्या करेगा, जादू थोड़ी बनेगा। ओके, तो मेरे को साइकिलिकल पैटर्न समझना मांगता है ना, कि कौन से बिजनेस में वो चल रहा है। एग्जाम्पल विंड शीटर, इधर पे कुछ बच्चे मेरे क्लास में ही ऐसे हैं, साले गर्मी के मौसम में हुडी पहन के आते हैं। क्यों विजय? अरे सॉरी, आप कौन हो? ओके ओके। Secular trends. Long-term trends occur independently. Cyclical trends, often driven by technical advances and demographic changes. Okay. एग्जाम्पल डेमोग्राफिक चेंजेस, तुमको ही मालूम है, बहुत लोग तुमको ये डायलॉग मारता होगा कि मुंबई बहुत क्राउडेड हो गया है, गुजरात ही सही है। तुम लोग मेरे को मुंबई वाले बच्चे से गुस्से में क्यों देख, ये निशी मुंबई वाले मेरे को गुस्से में देख रहे थे। उधर आना पड़ेगा लगता है। विजय हंस रहा तू आके तो देख। ओके, ऑफन ड्रिवन, सुनो सुनो सुनो, एग्जाम्पल टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, मैं सबको हमेशा एक ही एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल पता है, पहले के तुम अगर कोई मूवी ले लो, कोई भी मूवी, मैं बीड़े के जमाने का नहीं है थोड़ा, मैं तुमको कोई भी एक मूवी का नाम ले, लेट्स से एग्जाम्पल कभी खुशी कभी गम, उस कोई मिल गया, कभी खुशी कभी गम बीड़े के जमाने का है, पागल हो गया सालो। सुनो, तो मैं एक बात बता, उधर पे लेट्स से कोई गाना चल रहा है, सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा, उधर पे ऊपर से एक शूट जा रहा है, तू सीपी वाला बच्चा ना, तू अंदर भाग पहले, चल चल। ओके, तो ऊपर से ना उधर पे हेलीकॉप्टर से देखो शूट ले रहा बेचारा एक, तो गाना चल रहा, अभी ड्रोन आ गया, दो लोग का जॉब चले गया। पता है किसका? हेलीकॉप्टर का रेंट बच गया, और जो कैमरामैन था बेचारा वो चले गया। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, समझ रहे हो तुम लोग, समझ रहे हो? often driven by technological advances and demographic changes. Demographic जब भी बोला तब बोलने का लोकेशन। एग्जाम्पल बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं, एग्जाम्पल इन मुंबई की रेंटल कॉस्ट आर टू हाई, तो दैट्स द रीजन दे आर शिफ्टिंग। ओके, तो डेमोग्राफिकल चेंजेस कुछ ना कुछ तुम्हारा चलते रहता है, उसके ऊपर भी तुम्हारा नंबर्स इंपैक्ट करेगा। पहले ये 3 पॉइंट समझ में आया क्या? तुम लोग को ऐसा गलत जगह पे नहीं आएगा, तुम लोग ऐसा लग रहा है? नहीं ना? नहीं, अभी तो नहीं, 5 मिनट बाद लगेगा तुमको। एप्लीकेशन ट्रेंड एनालिसिस इन द बिजनेस डिसीजन मेकिंग। ओके, फटाफट से पॉइंटर्स पढ़ा दो, पॉइंट्स पढ़ के उड़ा देना। दूसरा, तुमको हेल्प करेगा मार्केट एनालिसिस में, फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प होगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट तुम्हारा प्रॉपर होगा। ये जब इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऐसा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है? एग्जाम्पल तुमने ना एक रेशियो पढ़ा होगा, वर्किंग कैपिटल रेशियो, नहीं पढ़ा? मजाक मत कर, मेरे को टॉस करना पड़ेगा, ऐसा पढ़ा है? सुन, ओके, सी ए माइनस सी ए डिवाइड बाई टी ए, क्या बोल रहा है? हाँ जीतू भैया, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? चलो इधर सुनो, तो तुमको ये बोला था। अच्छा एक बात बताओ ना, मेरे को जस्ट ऐसे सिर्फ जानना है, इफ समवन हु इज नॉट माय स्टूडेंट, ये रेशियो का मतलब क्या है? अगर कोई मेरे को ऐसा बोला, इसका फॉर्मूला समझाया, तो कसम से मेरे हाथों में ना खून लिखा हो। मेरे को वर्किंग कैपिटल रेशियो का मतलब चाहिए, क्या होता है? डोंट वरी, मैं तुम लोग को नहीं देखूंगा, टेंशन मत लो। बोलो, एनीवन इफ समवन कैन हेल्प। वर्किंग कैपिटल रेशियो, सिंपल सा मीनिंग, फॉर्मूला नहीं चाहिए मेरे को, मीनिंग मांगता है मेरे को। बोलना बोलना, अरे मैं तेरा ही दोस्त है, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे से 5 साल छोटा रहेगा बस, तू टेंशन मत ले। बोल, अरे बोलना, अरे सुन सुन, 1 मिनट 1 मिनट रुको, किसी को गालियां देनी है, रुको। रॉन्ग रॉन्ग, सही ना? ये बोलता है ज्यादा होना चाहिए, बोला रॉन्ग, तो लड़की बोलती कम होना चाहिए। सही है बॉस, सही है, सही सिखा रहा है तुमको ब्लू टी शर्ट वाला। वर्किंग कैपिटल रेशियो, सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले जब वर्किंग कैपिटल का ना थोड़ा मैं हिस्ट्री बताता हूँ तुमको, ये बना कैसे। हेल्प टू एक्सेस शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, वेरी गुड, सिमिलर। ओके, कोई एक एनालिस्ट था, वो बोला टोटल असेट अगर तुम्हारा 100%, ऑब्वियसली टोटल एसेट में तुम्हारा सब आ गया, नॉन करंट और करंट आ गया तुम्हारा। वो क्या बोलता है मालूम है? तुम्हारे टोटल एसेट में से ना तुम्हारा वर्किंग कैपिटल कितना है, मेरे को वो चाहिए। मतलब इस टोटल एसेट में से मेरा वर्किंग कैपिटल का अगर अमाउंट है, तो कितना टोटल एसेट में इन्वॉल्व है। लोग बोलते हैं हायर इज बेटर, बट मैं इस चीज को एग्री नहीं करता हूं।
एग्जाम्पल जरा समझना, जब मैं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करता हूँ, ये मेरा वर्किंग कैपिटल आता है. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू पे 1 रुपीज एंड तुम्हारे पास करंट एसेट लेट्स से तुम्हारे पास 12 है. इवन दैट इज नॉट गुड. इवन दैट इज नॉट गुड. एग्जाम्पल बता दो, लेट्स से तुम सब मेरे बच्चे हो, तुमने मेरे को आधा फीस दिया है और आधा फीस नहीं दिया, तो मैं तुमको लगता है मैं खुश होऊंगा? क्यों पता है? बिकॉज मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेटस दिख रहा है. डेटस दिख रहा है. हाँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पैसा मेरे पास आएगा 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 आएगा. अगर एक बात बता, यही पैसा मुझे मिला होता तो मैं बैंक में रखा होता. बैंक में रखा होता, मैं बनी आदमी इंटरेस्ट छापता ना यार. बट अगर मैं 12 लेके बैठा हूँ, मेरा करंट रेशियो जा रहा है 12:1. इससे अच्छा एक काम कर, इधर से पैसा निकाल, लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट कर. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर करेगा तो रिटर्न भी मिलेगा. दूसरा, जब आप करंट एसेट हाई बोल रहे हो, आप अपना वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज रख रहे हो. ब्लॉक है. अच्छा नहीं नहीं तू दानिश, दानिश क्या नाम बता? मानसी. मानसी सुन, सुन बस तू सुन. ओके, आज ना 30 दिसंबर है. कल क्या होने वाला तुमको मालूम है? ओके, अब मानसी का ना एक शॉप है, मानसी वाइन्स. मानसी वाइन्स. अब हुआ क्या मालूम है? मानसी वाइन्स ने ना 30 तारीख को स्टॉक भर भर के रखा. ओके, अब क्या हुआ मालूम है? मानसी ने स्टॉक भर के रखा हुआ है, मानसी का करंट एसेट बढ़ा हुआ दिख रहा है. बोल हाँ. लेकिन क्या हुआ मालूम है? 31 को सुबह ना पुलिस आ गई, क्योंकि मानसी खुद पी के टल्ली थी. अब एक बात बता, मानसी खुश है, उसका करंट रेशियो मस्त है, लेकिन मानसी का इन्वेंटरी भी तो ब्लॉक है. तो उसकी वजह से मेरा कभी भी ऐसा हो तो मेरा वर्किंग कैपिटल मिनिमम जस्ट लाइक इट्स कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द कंपनीज पॉलिसी. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम वड़ा पाव वाला, आई एम वड़ा पाव वाला, मैं लड़का वाला वड़ा पाव वाला. ये साला रील बहुत दिखता है. ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो. तो मेरा वर्किंग कैपिटल ना बहुत क्विक होगा. एग्जाम्पल, आज आलू लाया, सोना नहीं बनेगा उससे. सुनो, आलू लाया वड़ा पाव बनाया बेच दिया, तो मेरा वर्किंग कैपिटल बहुत फास्ट है. लेकिन लेट्स से कुछ कंपनीज इंडस्ट्री ऐसा होता है ना जिसका वर्किंग कैपिटल बहुत ही अच्छा होता है. एग्जाम्पल मानसी, दारू जितना जूना हो ना, ये पक्की मानसी वाइन्स वाली. ओके, तो उसमें क्या बता, उसका वर्किंग कैपिटल बहुत है कि मैंने प्रोडक्शन तो कर लिया, लेकिन मेरे को उसको इन्वेंट्री में रखना पड़ेगा जस्ट बिकॉज वो कंपनी प्रेफरेंस है. ओके, मुस्तफा मेरे को गुस्से में देख रहा है, बोल रहा है कुछ दूसरा एग्जांपल ले अभी. ओके, चल नेक्स्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट. जैसे मैंने आपको बताया था, एग्जांपल मेरे को अभी पता चलेगा. एक बात बता, इट सेज ट्रेंड इन कस्टमर बिहेवियर, market demand guide and development of new product and the services. I used to do audit of Pantaloons. Okay, अभी पैंटालून्स में क्या होता है पता है? एक पर्टिकुलर डिजाइनर है, फैशन डिजाइनर का टीम होता है उसमें पता है सबसे थर्ड क्लास लोग ना बॉयज के डिजाइनर होते हैं. मैं तेरे को बताता हूँ, देख उसने शर्ट पहना, वो कॉलर वाला है, मेरा चाइनीज कॉलर, तेरा ये राउंड टी शर्ट. वो देख हुडी पहना, वो देख पोलो टी शर्ट, राउंड टी शर्ट. इधर पे साला कुछ डिजाइन ही नहीं होता. अभी तू लड़कियों को देख, सालो तुम लोग लड़कियों को देख रहे. ओके, इनका फैशन चलता ही रहा है, ट्रेंड. सो आई नीड टू फॉलो द ट्रेंड्स. ओके, कि क्या क्या मेरा बिजनेस लेवल चल रहा है, कैसे कैसे जाएगा. ओके, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस तुमको ही मालूम है, तुम लोग मेरे को देख ही रहे हो ना. ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव अगर मैं कर रहा है, जैसे मैं तुमको, दोज हु आर नॉट माय स्टूडेंट, मैं ऐसे तुमको ना एक एग्जांपल, इट इज जस्ट एग्जांपल ना, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है संबंध. तुम देखना. नॉर्मली क्या होता है पता है, जब रिजल्ट्स आता है ना, तो सबसे पहले मैं रिजल्ट डालता हूँ, बाकी पब्लिक. अगर एग्जांपल मेरे 17 पास हुआ है, कोई एक इंस्टीट्यूट होगा जो अपने 18 बच्चों का पास दिखाएगा, कोई एक दूसरा होगा 19 दिखाएगा. इस बार मैं क्या किया, इस बार मैं 2 दिन लेट डाला तो भी कोई रिजल्ट नहीं डाला. फिर मैंने अपने बच्चों का 19 लोग का रिजल्ट डाला, बाद में सबका रिजल्ट 19 के ऊपर ही. तू समझ रहा है? कॉम्पिटिटिव एनालिसिस. अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री ट्रेंड्स हेल्प द बिजनेसेस टू बेंचमार्क देयर परफॉर्मेंस एंड अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर, अगेंस्ट द स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली. एग्जांपल देता हूं मैं, बेंचमार्क किसको मानता है? एग्जांपल लेट्स से एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक इंस्टीट्यूट है एम नाम का. एग्जांपल मेरे लिए बेंचमार्क क्या है पता है? उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट. समटाइम्स तो ऐसा मन करता है सबको मिठाई खिलाऊं, काला जादू ही कर दूं, सबके सब इधर. ओके, बट मेरे लिए वो बेंचमार्किंग है. शायद कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा बेंचमार्क होगा बिकॉज अपना टीचिंग क्वालिटी. ओके, उनके लिए मेरा बेंचमार्क होगा. एग्जांपल लेट्स से मैं 180 या 200 घंटा ले रहा हूं, बाकी पब्लिक 30 घंटे में पोर्शन उड़ा भी देता है. ओके, शायद उनके लिए मैं बेंचमार्क हूं, क्या इतना आस मेरे एलोकेट है. लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज में मेरे अपने आप को मैंने बेंचमार्क समझा. एग्जांपल एम नाम का जो क्लासेस है, एग्जांपल उसके नंबर्स ऑफ स्टूडेंट बहुत है.
ओके, ये मेरे लिए बेंचमार्क है कि मेरे को एक दिन ऐसे स्टूडेंट्स मांगते हैं। तो इस प्रकार ये आपका सेक्शन ए का अमेंडमेंट था। पहले मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग को अनऑटेड वाला नोट्स मांगता है या क्लीन नोट्स मांगता है? ऐसे ही मांगता है, दोनों मैं देखो दोनों दोनों देगा। ठीक है, चलो। हाँ, बोल। तो एक सेकेंड ना, प्रोडक्ट, हाँ ये बताओ। ठीक, एक सेकेंड ना, किसने मेरे को सर बोला था, वेट कर मैं तेको बताता हूँ। ट्रेंड इन कस्टमर बिहेवियर एंड मार्केट डिमांड्स गाइड्स द न्यू। अभी एग्जांपल देख, कोई भी मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर, एग्जांपल ये टैबलेट समझना, ये टैबलेट किसको यूज आएगा पता है? टीचर्स लोग। ओके, अगर मेरे को पता चल रहा है कि ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ में जा रहा हूँ, ओके, तो मेरे को मालूम है ये डिमांड आएगा, समझ, मेरे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है। ओके, तो पब्लिक को लगेगा कि यार एक नया ट्रेंड जन्म ले रहा है, तो दैट्स द रीजन आई हैव टू मेक दिस प्रोडक्ट। दूसरा, लेट्स से कोई एग्जांपल टाइपराइटर का एग्जांपल है। टाइपराइटर एक टाइम पे बहुत चलता होगा, ओके, बट जैसे ही कंप्यूटर रेजोल्यूशन आया, टाइपराइटर कम होने लगा। तो एज अ ट्रेंड मेरे को ये दिख रहा है ना कि कितना परसेंट मार्केट चेंज हो रहा है, या तो लेट्स से किसी का डिमांड है। एग्जाम्पल, लेट्स से इंडिया में अगर लेट्स से बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो ऑब्वियसली एग्जाम्पल कोई ब्रांड है, एग्जाम्पल लॉलैप हो गया, हगीज हो गया, दे हैव टू प्रोड्यूस डायपर्स। तो समझा, मतलब अगर पॉपुलर, हाँ, इन शॉर्ट मतलब जैसे जैसे ट्रेंड चल रहा है ना, वैसे वैसे आई नीड टू प्रोड्यूस ऑल्सो, ऐसे बोल रहा हूँ। ऑब्वियसली यस, मेरा क्या था, और लेट्स से कॉम्पिटिटर इज डूइंग समथिंग, तो मेरे को वो हिसाब से आई नीड टू डू एवरीथिंग। कोई लड़की कुछ बोल रही थी, आर यू गोइंग टू शेयर दिस पीडीएफ? यस यस, ये तुम लोग के लिए बनाया मैंने, टेंशन मत लो, इसमें पार्शलिटी कुछ नहीं होने वाला है, डोंट वरी। ओके, कोई लड़की में से कुछ पूछ रही थी, सर, अरे सकीना, हाउस योर मम्मा? वो वाली मम्मा, Good. मेरे क्लास वाली। Oh yeah, she's good. She's She's good? good, Okay. yeah. मम्मा का तू ख्याल रखती है आजकल। हाँ तो बोल। मुझे पूछना था कि लाइक ये अमेंडमेंट में कुछ कैंसिल आउट भी हुआ है क्या, कि जो नहीं पढ़े? पक्का अपनी स्टूडेंट बेशरम, जो एडिशन हुआ है वो पढ़ ले पहले, बाद में पढ़ लेना, वो भी बताएगा मैं क्या क्या उड़ा है। हाँ ठीक है, ओके। तेरे को ये नहीं एडिशन क्या है, तेरे को ये देखना है उड़ा क्या क्या है, पोपट। तो एडिशन तो आप पढ़ा रहे हो ना, तो उसका अच्छा, टेंशन ही है। हेलो, बाय, चलो। सॉल्वेंसी एंड डेट, आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो। देख, डेट, सॉल्वेंसी, इक्विटी, ये आया। इसमें ना तुमको अभी ये कहां पे चेंजेस हुआ है पता है? एक तुमको टॉपिक है B2, रेजिंग फाइनेंस। धन्यवाद प्रभु। ओके, सुनो, तुमको क्या है पता है? तुमको इक्विटी फाइनेंस, डेट फाइनेंस पहले से था। उसने क्या बोला है पता है मेरे को? डिस्टिंग्विश चाहिए, बस यही है, तुमको ऑलरेडी पता था। बट डोंट वरी, मैं तुमको ऐसा पढ़ाऊंगा कि तुम्हारा रेसिंग कैपिटल भी कवर हो जाएगा इसमें। ओके, सबसे पहले मेरे को थोड़ा सा तुम्हारा बेस क्लियर करना पड़ेगा। आई एम अज्यूमिंग कि नहीं कुछ नहीं, देखो इधर, ये लेट्स से तुम्हारा पेनल है, ये पता भी क्या बोल रहा है दानिश, बोलता है ऐसे इंसल्ट करने का था तो बुलाया क्यों? सुन, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सब लोग मेरे ही बच्चे फीस देने के बाद। पीएनएल, सुन, ये तुम्हारा नॉर्मल सा पीएनएल है, देख दिखता है। अभी कोई बोलेगा नहीं मैं अमेरिकन है, इनको इसको इनकम स्टेटमेंट ले, मैं बोलेगा बात इधर से सुन। तो नॉर्मल अगर तू पीएनएल लिखेगा ना, तो इसमें कुछ ऐसा होता है, एक होता है अलाउड एक्सपेंडिचर, ओके, और एक होता है डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। मैं सब अच्छे से बताऊंगा, टेंशन मत ले। दोस्त हुआ ग्रेजुएट उनको समझ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जब मैं इनकम की बात करता हूँ ना, तो उसमें कुछ टैक्सेबल इनकम होता है और कुछ उसमें नॉन टैक्सेबल इनकम होता है, नॉन टैक्सेबल इनकम। अब मेरी बात तुम लोग आराम से समझो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच। ओके, ये तुम्हारा इनकम साइड है। नॉर्मली जब कोई मुझे ये बोलता है ना, जब मुझे कोई ये बोलता है कि भाई मेरे को बस इतना बताना, मुझे टैक्स कितना भरना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूं मालूम है? मैं ना कुछ ऐसे लिखता हूं, टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम माइनस अलाउेबल एक्सपेंडिचर। अब ये क्या होता है, मैं अपना एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से कोई मुझे पूछेगा कि मेरे लिए टैक्सेबल इनकम क्या है, तो ये जो बच्चे मेरे को फीस देते हैं वो मेरे लिए टैक्सेबल इनकम है। तो सर अलाउेबल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, बताता हूं। मैं अहमदाबाद से यहाँ पे रोज लेक्चर लेने आता हूँ, मेरा ट्रैवलिंग कॉस्ट, फ्लाइट से आता है फ्लाइट से जाता है,
ओके, अलाइबल एक्सपेंडिचर। इस साले मेरे बच्चे रोज मेरे को लूट लेते हैं, रोज साले मेरा 1,000 का बिल बना देते हैं ठूसने के चक्कर में। ये मेरा मतलब मेरे बिजनेस रन करने के चक्कर में कौन सा तुमने खर्चा किया है वो तुम्हारा अलाइबल एक्सपेंडिचर हुआ। इसको तुम बोलेगा दैट दिस इज योर टैक्सेबल प्रॉफिट। क्या है मेरी बात समझी आपको? तो गवर्नमेंट जब भी तुमको टैक्स मारेगा ना, वो टैक्स इस पे मारेगा सर्टेन परसेंटेज। टैक्स के नाम से तुमको निर्मला का याद आ रहा होगा, मत याद करो, इधर देखो सुनो। अभी जब कभी वेन एवर यू टेक लोन, जब भी आप कभी लोन लेते हो तो हर बार क्या होता है मालूम है यार? तुमने एक चैप्टर कभी ना कभी पढ़ा होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इसमें होता क्या है मालूम है? एक तुम्हारा इक्विटी है, एक तुम्हारा डेट है। कोई भी जब चीज आप रेस करते हो ना, तो वो कुछ ना कुछ खर्चा लेके आता है। ये लेके आता है डिविडेंड, ये लेके आता है इंटरेस्ट। ओके, अब प्लीज याद रखना, योर इंटरेस्ट इज अलाउेबल एक्सपेंडिचर। अलाउेबल एक्सपेंडिचर। जब मैं इसको अलाउेबल एक्सपेंडिचर बोल रहा हूं, इसका मतलब ये है कि आप बिजनेस में अगर आपने कोई प्रॉफिट कमाया, इस इंटरेस्ट की वजह से योर टैक्सेबल प्रॉफिट कैन गो डाउन, एंड व्हेन प्रॉफिट छोटा, टैक्स इज आल्सो छोटा। अगर प्रॉफिट, अभी एग्जांपल समझना यार, कि अगर तेरा एक्सपेंडिचर बढ़ा, देन योर प्रॉफिट विल रिड्यूस। इफ योर प्रॉफिट विल रिड्यूस, योर टैक्स विल आल्सो रिड्यूस। इन्वेस्टर इज हैप्पी। पहले इंटरेस्ट का फंडा समझा कि व्हाई वी, अभी तुमको समझा व्हाई यू ऑलवेज डू I1 - T। इंटरेस्ट हमेशा आपको आफ्टर टैक्स ही दिखाना पड़ता है, इसीलिए उसको नेट इंटरेस्ट बोलते हैं, नेट इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स बोलते हैं उसको। ओके, लेकिन सर इक्विटी डिविडेंड क्या है वो समझना। सबसे पहले तुमने देखा होगा तुम्हारी लाइफ में एक NPAT आता होगा। ओके, ध्यान से मेरी बात समझ। जब तुम्हारी लाइफ में NPAT आता है ना, दिस इज बाइफिकेटेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, इसमें तेरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी हक है और तेरा इसमें कॉमन शेयर होल्डर्स का भी हक है, दोनों का। तो तू क्या बोलेगा मालूम है? ए प्रेफरेंस शेयर्स, तेरे को देख देख के गुस्सा आता है तो जैसा निकल। क्यों? तू बोलेगा क्यों भाई क्यों? बोलेगा तेरी हरकतें बॉन्ड जैसी है। तू भी साला एक फिक्स मैच्योरिटी के साथ आता है, मैं भी फिक्स मैच्योरिटी के साथ आता है। तेरे को भी फिक्स डिविडेंड देना पड़ता है, मेरे को भी फिक्स डिविडेंड देना पड़ता है। तो कॉमन शेयर्स बोलता है वी आर द अल्टीमेट ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो NPAT में से तुम क्या करते हो मालूम है? प्रिफर्ड डिविडेंड निकाल देते हो, और उसके बाद जो तुमको अमाउंट मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज IAC, इनकम अवेलेबल फॉर द कॉमन शेयर होल्डर। अब इसमें से ना तुमको डिविडेंड देना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है। बाद में जो फाइनल आपका बचेगा वो बनेगा रिटेन्ड अर्निंग्स। ये तुम्हारा फाइनल, ये कॉमन शेयर्स का रिटेन्ड अर्निंग्स तुम्हारा यहां से बनता है। अब तुम लोग आज तक ऐसा क्यों नहीं किया डिविडेंड 1 - 3? बिकॉज इसलिए क्योंकि जो तुम प्रॉफिट पे तुम डिविडेंड दे रहे हो, इट इज ऑलरेडी टैक्स डिडक्टेड, इट इज ऑलरेडी टैक्स डिडक्टेड। इसीलिए तुम कभी भी डिविडेंड पे टैक्स नहीं लगता। तो एज अ लेट्स से इफ आई वांट टू इशू बॉन्ड्स, व्हाई आई एम हैप्पी इसलिए बिकॉज जब जब मैं इंटरेस्ट पे करूंगा ना, मेरे को इनकम टैक्स का डिडक्शन मिलेगा। अगर इनकम टैक्स का डिडक्शन मिला ना, तो मेरा टैक्स लायबिलिटी विल रिड्यूस। पहले ये बेसिक समझ में आया सबको? देन आई विल गो ऑन अमेंडमेंट। चलो, बिकॉज द इंटरेस्ट रेट इज टैक्स रिड्यूस। यस सिमरन, वेरी गुड। चलो लेट्स गो हियर। ओके, आराम से देखना। द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ द डेट टू द इशू। ओके, ये सब अमेंडमेंट है पूरा जो मैंने लिखा है। Unlike the returns on the equity instruments, payment of interest and principal on debt is a legal obligation. Means you have to. प्रेफरेंस शेयर का भी जो डिविडेंड फिक्स होता है ना, देना ही पड़ता है। तो उसमें ऐसा क्यों लिखा है अनलाइक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स? एक मिनट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स मतलब प्रेफरेंस शेयर्स भी आया इसमें। इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज नॉट इक्वल टू कॉमन शेयर्स। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में प्रेफरेंस शेयर्स भी आता है। चलो, अब मेरे को इतना बता। अब मैं तुमको ना एक चीज बता दूं, पता होना चाहिए ना, बट स्टिल डोंट वरी, रही बाबा इज हियर। तो मैं तुमको बोल रहा हूं, अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स है, ओके, तुमको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, फिक्स रेट, बट इट्स नॉट कंपल्सरी कि मिलेगा ही मिलेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इसका चल आज नहीं मिला, लेट्स से फॉर एग्जांपल पहले साल में नहीं मिला, दूसरे नहीं मिला, थर्ड में 1 + 2 + 3 मिल जाएगा। But let's say if your shares are non-cumulative, उसका मतलब क्या होता है मालूम है? 1 में नहीं मिला, 2 में नहीं मिला, तो 3 में ना सिर्फ 3 का ही मिलेगा।
तो बेटा ये तो मैं नहीं बोल सकता ना ऐसा। लेकिन डेट का जो इंटरेस्ट होता है, लेट्स से तुमने बैंक से लोन लिया है, ओके, और तुम उसको बोलता है जा तेरे को जो करने का इंटरेस्ट नहीं दूंगा अनलेस अंटिल यू आर नॉट विजय माल्या, तो ये तुम्हारे लिए लीगल ऑब्लिगेशन है बॉस, वो देना ही पड़ेगा। क्या क्या इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल, ये देना ही पड़ेगा। इफ कैश फ्लोज आर इनसफिशिएंट द फर्म कुड बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब योर लायबिलिटी विल बी मोर देन योर एसेट। मर जाएगा रे बेचारा। The legal requirement to pay interest and the principal, the firm's risk reduces its retained earnings. कैसे? Obviously ना यार, एग्जाम्पल रिटेन, अगर तू इंटरेस्ट पेमेंट करने जाएगा तो तेरा रिटेन अर्निंग्स तो अपने आप ही डाउन हो गया ना, बिकॉज द शेयर होल्डर डिमांड्स इंक्रीज रिटेन अर्निंग्स इफ दे आर लेस लाइकली टू इन्वेस्ट इन द फर्म, दस डिक्रीज इन शेयर प्राइस। ये मेरे को समझा नहीं। एक बात बता, किसी कंपनी का प्राइस, तेरा रिटेन अर्निंग जब ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली इसका प्राइस ज्यादा ही होगा, बिकॉज यू आर ह्यूज मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट। लेट्स से अगर तुम इंटरेस्ट दे देके तुम ऐसा हो गया दैट यू आर इनकरिंग लॉसेस, तो पब्लिक शेयर बाय नहीं करेगा, पब्लिक शेयर सेल करेगा। और तुमको भी मालूम है व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सेल सिक्योरिटीज योर प्राइसेस विल गो डाउन। अरे समझा क्या? व्हेन यू परचेज इट योर प्राइस विल गो अप। क्या बोलती पब्लिक? समझा क्या? डेट में रिक्वायर कोलेटरल, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्लेस टू द लेंडर इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अगर कल को मेरे को लोन लेना है, ऑब्वियसली मेरे पास 2-3 लोग हैं, उनको तो गिरवी रखी दूंगा मैं, ओके। नहीं, मैं भगवान ना करे कभी लोन लेना पड़े, बट ठीक है। तो मैं क्या तुमको बोल रहा है कि अगर मेरे को किसी से लोन लेना है, मेरे को साइड में कुछ कोलेटरल रखना पड़ेगा, ओके। उसको प्लेस बोलते हैं, कोलेटरल बोलते हैं, सिक्योरिटी बोलते हैं। आई नीड टू, तो दीज आर द डिसएडवांटेज कि अगर डेट लिया तो ये सब करना पड़ेगा। The amount of debt financing available to the individual firm is limited. ऐसा थोड़ी कि तू बैंक के पास गया और बैंक को तू बोला लोन चाहिए, तो बैंक थोड़ी बोलेगा अरे बोलना कितना चाहिए, बहुत पैसा है मेरे पास। ऐसा नहीं बोलता बैंक, ओके। बैंक तेरा चेक करेगा, ओके। एग्जाम्पल, जब मैं एक और बार मैं भी लेने गया था, ऐसा डेट लेने गया था, तो बैंक को पूछा कितना देगा, बैंक बोलता है 150 रुपया देगा, ओके। तो लिमिट होता है उतना। जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट community usually requires certain debt to equity ratio. Beyond this limit, cost of debt may be rise rapidly, debt may not be available. आओ समझाता हूं। पहले तो डेट इक्विटी रेशियो का मतलब बता, डेट डिवाइड बाय इक्विटी। अब प्लीज मेरी बात सुन, स्टैंडर्ड बोलता है 2:1 चलेगा, मतलब खुद का पैसा एक रुपया डालो, मार्केट से 2 रुपया उठाओ, बिंदास। बट एक बात समझ, जब तेरा डेट इक्विटी रेस होता, ये रेशियो बढ़ता है ना, एक बात बता, लेट्स से तू बॉन्ड होल्डर है तनिष, ओके। तू बॉन्ड होल्डर है, तेरे को ना कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे को 6% इंटरेस्ट दूंगा। उस टाइम पे ना तेरे बॉन्ड का रेटिंग A+ था। कंपनी ने और रेस करना चालू किया, बट कंपनी का ना लॉस भी होते जा रहा, बिकॉज वो इंटरेस्ट भी दे रहा, जिसके वजह से द प्रॉफिट्स आर डिक्रीजिंग। अभी लेट्स से कल को मुस्तफा वांट्स टू टेक बॉन्ड्स, मुस्तफा क्या बोलेगा पता है कि भाई मेरे को पहले डेट इक्विटी बता तेरा कितना है। तो मुस्तफा को कंपनी बोल रहा है सर हमारा डेट इक्विटी रेशियो 6:1। जब भी मुस्तफा पैसा लेने जाएगा ना, तो उधर पे क्या होगा मालूम है? मेरी बात समझो, मुस्तफा विल डिमांड रिटर्न्स मोर देन 6%, बिकॉज मुस्तफा इस मोमेंट पे ये सोच रहा है कि इफ आई गिव सम मनी दिस कंपनी इज रिस्की टू इन्वेस्ट, इफ दिस कंपनी इज रिस्की टू इन्वेस्ट, व्हेन द हायर इज रिस्क यू एक्सपेक्ट हायर द रिटर्न्स। हेलो, तो आपको मेरी बात, ये चैट बॉक्स में लिखो इफ यू अंडरस्टूड दिस। यस, प्लीज चैट बॉक्स में लिखो इफ यू अंडरस्टूड दिस। देयर आर 38 पीपल, एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट 20 रिप्लाईज। वेरी गुड। ये गैलेक्सी A2 भाई नाम चेंज करो, अदरवाइज मैं निकाल दूंगा, प्लीज यू हैव टू चेंज योर नेम। चलो लेट्स गो अहेड। अभी इक्विटी का क्या, आइए जनाब, आइए हम पढ़ेंगे। अरे प्राजक्ता भी, चलो इक्विटी। द फॉलोइंग आर द एडवांटेज टू द इक्विटी टू द कॉर्पोरेशन। हम लोग बहुत सीधे साधे होते हैं। एग्जाम्पल पता है सर, मेहमानों के लिए, अरे बाबा तुम लोग एक सुनो, ये 2.5 घंटे के लिए समझो तुम लोग मेरा ही स्टूडेंट, मैं पार्शलिटी नहीं करेगा, बस तुम्हारी इंस्टीट्यूट की बैंड बजाएगा। सुन ओके, मैं कुछ पार्शलिटी, ये तुम्हारे ही नोट्स है, तुमको जो भी इसमें लिखवाना है मैं से लिखवाओ, इट इज योर नोट्स, बिंदास लो, ओके, डोंट वरी।
Yes, but could you tell in more detail about this thing, equity debt? I know. जीतू, मतलब more मतलब क्या? नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड। अच्छा, जीतू आपने कहीं पहले पढ़ा हुआ है सीएमए यूएस? जीतू नहीं, तो ये अमेंडमेंट लेक्चर है आपको। ये ऑलरेडी जो लोग बैठे ना क्लास में, दे ऑलरेडी नो दिस थिंग्स, आई एम जस्ट रिवाइजिंग देयर कंटेंट। ओके, तो थोड़ा मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि डेट कैसे आया, कहां से आया। ओके, आई एम सो सॉरी, बट ड्यू टू जस्ट टाइम लिमिटेशन। ये देख, मेरी स्टूडेंट है। एनी मोमेंट इफ यू फाइंड एनी फालतू कमेंट, कोई कुछ भी बोल रहा है, समझ जाना मेरा ही बच्चा है, मेरा ही बच्चा है। अब ये हीरोइन इसको समझ में नहीं आ रहा, इधर लिख रही, इधर पे पूरा क्लास पैक है, तेरा कमेंट देख रहा है पोपट। चल इधर सुन, अब मैं क्या बोल रहा हूँ देखो इधर, तो बात कर रही थी करके तो देखिए। चलो, फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ इक्विटी। क्या? कॉमन स्टॉक डज नॉट रिक्वायर अ फिक्स्ड डिविडेंड। जैसे पता है अभी ना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मेरा पिक्स एजुकेशन इज अ सोल प्रोप्राइटरी फर्म। जो पैसा आता है मैं लेके जाता हूं, जो एक्सपेंडिचर होता है वो क्रिस्टोफर देखता है। ओके, मेरा काम है सिर्फ पैसा लेना, क्रिस्टोफर बेचारा पैसा देता है। क्रिस्टोफर मेरे क्लासेस का सीएफओ है। ओके, वो सब मैनेज करता है। क्रिस्टोफर मेरे को सैलरी भी देता है कभी कभी। लेकिन क्या है पता है, सबको मालूम है एक दिन कभी ना पिक्स लिस्टेड होएगा, कभी ना कभी। तुमको पता है क्या होता है, सब बच्चे लोग ऐसा कटोरा लेके बैठा है, देख आधे लोग कप लेके बैठे हैं। कभी ना कभी तो इक्विटी का बरसात होगा। पब्लिक मेरे को बोलता है हमको अडॉप्ट कर लो, अडॉप्ट। ये लोग क्यों बोल रहे हैं मालूम है? बिकॉज दे वांट टू बिकम ओनर ऑफ दिस कंपनी। विजय मेरे को, अच्छा विजय कौन है, सॉरी मैं भूल गया। वो बोलता है मेरे को 0.25% भी देगा तो चलेगा। मेरे को बोलती है मेरे को अडॉप्ट कर लो, प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो। अब कैसे बताओ, सब साले प्रॉपर्टी के पीछे है मेरे। ओके, तो एक बात बता, इफ यू बिकम ओनर ना, तुमको बहुत पैसा मिला, मेरे को अगर पैसा आया मैं तुमको भी पैसा देगा। मेरे पास कुछ नहीं आएगा, तुमको लेके भी डूब जाऊंगा मैं तुमको प्रॉफिट तभी दे पाऊंगा व्हेन द प्रॉफिट्स आर अवेलेबल। नहीं तो सुन, प्रॉफिट अवेलेबल मतलब डिविडेंड। अभी सुना, अभी ध्यान से सुन। एग्जाम्पल, मेरे पास दो चॉइस है। एग्जाम्पल, मैं महीने का कितना ही कमा लेता होगा मुझको, कितना ही महीने का, अभी 50,000 ना। देख, ये होता है असली स्टूडेंट सालो। 50,000 बोल रहा है वो आदमी। एग्जाम्पल, ये मेरे को बोलता है मंथली, तो दिन का नहीं बोला ना? हाँ, वेरी गुड। मैं इतना गरीब दिखता हूँ? 7 करोड़, 7 करोड़। सुनो, सपोज 50,000 मेरे को मिलता है। ओके, मेरे पास दो चॉइस है दानिश। या तो मैं एक काम करूं, जिस दिन मेरे को क्रिस्टोफर पैसा देगा, लेट्स से 30 तारीख को क्रिस्टोफर पैसा देता है मेरे को, दो चॉइस है। या तो मैं 40,000 का गड्डी लेके जाऊं और मैं कहीं पे उड़ा दूं, मेरे बच्चे बोलते हैं मुझ पे उड़ा दूं। या तो मैं काम करूं, ये मैं पैसा किसी को ना दूं, और मैं क्या करूं, 40,000 जमा जमा करके, जमा जमा करके अपना बंगला बना लूं। दो चॉइस है। तो मैं इन्वेस्टर को क्या बोलता है मालूम है? सुन, अगर आज तेरे को डिविडेंड दिया ना, तो मेरे जेब से पैसा कम हो जाएगा। लेकिन अगर तू बोलेगा नहीं नहीं नहीं, डिविडेंड नहीं जो है, माने डिविडेंड मत दे मेरे को, पैसा जमा कर, बड़े प्रोजेक्ट में पैसा डाल, उधर से जो रिटर्न आएगा वो हमको दे, तुम्हारा चॉइस। ओके, तो इक्विटी वाले का यही बेनिफिट है, अगर डिविडेंड नहीं भी दिया, वो लोग उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर रहे हैं इन द बिजनेस। ओके, कॉमन स्टॉक हैज नो फिक्स मेच्योरिटी डेट फॉर द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। कंपनी डूबा तो पैसा मिलेगा, नहीं डूबा तो नहीं मिलेगा, नहीं मांगा है तो नहीं मिलेगा। The sale of common stock increases creditworthiness of the firm by providing more capital or the money for the corporation. अरे भाई, तुम जब पैसा मांगता है, देखना एग्जाम्पल सेल ऑफ कॉमन स्टॉक। अभी एग्जाम्पल, मैंने अपना इक्विटी किसी को, अगर मैंने अपना इक्विटी किसी को दिया, तो उसका मतलब भी यही होना ना कि आई एम रेजिंग द फंड। तुम लोग शार्क टैंक में वो लोग कटोरा लेके जाता क्यों है? उसके लिए जाता है फंडिंग के लिए। सो वो लोग जब 2%, 3%, 10% इक्विटी दे रहे, दे आर सेलिंग द इक्विटी, काय को? पैसे के लिए। ठीक है, अब सुन, व्हाट आर द डिसएडवांटेज? ऑब्वियसली जो तुम डिविडेंड देते हो दैट इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल, ओके, एंड पेड फ्रॉम द प्रॉफिट दैट इज आफ्टर टैक्स। न्यू कॉमन स्टॉक शेयर्स डाइल्यूटेड ईपीएस पर शेयर। अब मैं तुमको इसका मतलब भी समझाता है, टेंशन मत लो। तुम लोग में से कोई दो लोग बेस्ट फ्रेंड हो, कौन कौन? तुम कौन कौन? आपका नाम? संस्कार। हम आपसे मिलना चाहेंगे बाद में। ओके, अभी एग्जाम्पल सुन। संस्कार का बर्थडे था। ओके, बहुत अच्छा आदमी है, संस्कार का बर्थडे था।
बट मुस्तफा उसका बेस्ट फ्रेंड है। मुस्तफा संस्कार को देख के बोलता है तेरी शक्ल ऐसी नहीं कि मैं तेरे पे 400 रुपया खर्चा करूं केक का। आई एम जोकिंग। मैं पहले तमाम चला साला ऐसा बोला कैसे। ओके, तो वो क्या बोल रहा है पता है, मैं अकेले क्यों फंसूंगा, मैं किसी और को भी फंसाऊंगा साथ में। तो वो मानसी के पास गया। मानसी बोलती है मानसी को मुस्तफा बोलता है अरे सुनना संस्कार का बर्थडे है, चल ना एक काम कर, अपन केक उसको देते हैं। तुमको पता नहीं मुस्तफा कमीना है। मुस्तफा 400 डिवाइड बाय 2 करने के प्लानिंग में, बट वो भूल जाता है कि मानसी गुजराती है। मानसी 2 लोग को और ढूंढ रही है अपने शिकार। मानसी सबको बोल रहे हैं संस्कार का बर्थडे चलो चलते हैं। मानसी तुमको क्या कर रही है मालूम है, मानसी ना जो अमाउंट है ना उसको डिवाइड करने की कोशिश कर रही है, सो दैट इसको कम प्रपोर्शन भरना पड़े। इसको ही बोलते हैं डाइल्यूजन। एक बात बता, मुस्तफा उसके लिए केक लेके जाता तो केक आधा होता, आधा मुस्तफा खाता आधा संस्कार खाता। संस्कार इतना बेशर्म में बोलता भी नहीं मेरा बर्थडे बेटा तू खा, नहीं नहीं नहीं, वो आधा खाएगा बुक्कड़ आदमी। ओके, जब वो मानसी को जब मानसी को इंट्रोड्यूस किया ना तो उस केक के 3 पीसेस हो गए, लेकिन मानसी किसी और को बुलाई तो 4 पीसेस हो गए, सबको 1/4 मिला। इसीलिए व्हेनेवर समवन इश्यूज द शेयर ना, योर प्रॉफिट्स गेट डाइल्यूटेड। उसको उसको ही डाइल्यूशन बोलते हैं। ओके, पहले आधा आधा मिलता, 50% मिलता, नाउ द रेशियो इज 25 25 25 एंड 25। समझ में आया क्या? दूसरा, जब भी मैं शेयर्स इशू करने जाऊं, बाप रे भाई बहुत अंडर राइटिंग कॉस्ट लगता है। बहुत अंडर राइटिंग कॉस्ट, मतलब वो तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा कि मैं तेरा शेयर्स बेच के दूंगा। ओके, टिपिकली आर हायर फॉर्म ऑफ कॉमन स्टॉक देन अ डेट। डेट में कुछ नहीं होता, डेट में क्या पता है कटोरा से बिल देना पड़ता है। डेट का खर्चा क्या मालूम है, हमारे इंडिया में आरबीआई का अप्रूवल लगता है और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का तुमको ठप्पा लगेगा कि भाई तुमको A+ है, ए है, बी है या सी है। सी मिला तो क्या बोलते हैं उसको, जंक बॉन्ड्स बोलते हैं। सी अगर मिला तो जंक बॉन्ड्स। टू मच ऑफ इक्विटी मे रेज द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म अबव द ऑप्टिमल लेवल। अरे भाई सुन 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 सुन, एक बात बता, जब तू इक्विटी रेस करेगा, कोई आदमी इक्विटी लेता कौन है क्यों लेता है मालूम है, वो ये सोच के लेता है अगर मैं रिस्क ले रहा हूं तो मेरे को रिटर्न भी चाहिए ना। और अगर तुम रिटर्न हाई लेने के प्लानिंग में हो तो ये तो इट्स अ कॉस्ट ऑफ कंपनी ना, कंपनीज कॉस्ट। तो अगर ये बढ़ता गया, ये बढ़ता गया, ये बढ़ता गया, तो तेरा बेटा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी तो बढ़ेगा ना। पढ़ा होगा कभी ना कभी तो कोई ना कोई चैप्टर। कुछ क्लासेस वाले बोलते ऑप्शन में, सालो ऑप्शन में ही नहीं है, इस बार इसके 3 क्वेश्चन आए थे, पढ़ना पड़ेगा ये। चलो ठीक है, आगे। वो सेक्शन एफ पे आ गए हम लोग, लेकिन सेक्शन एक एफ के पहले मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा कैपिटल बजटिंग पहले। ओके, बुक पेन निकाल लो, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, 1 मिनट चिल मारो, उसके बाद विल स्टार्ट। ठीक है, 1 मिनट चिल मारो।
चलो चलो आ जाओ, सुनो। मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा तुमको रिवीजन भी करवा दूं सबका, ओके? जिसको नहीं बैठना है जा सकता है, ओके? थोड़ा टाइम टाइम लगेगा मेरे को। प्रॉफिटेबिलिटी मुझे ना वो नहीं चाहिए यार, कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का तुमको फॉर्मूला पढ़ा दिया, ये चीज है तो वो नहीं चाहिए मेरे को, ओके? लेट्स टेक वन एग्जांपल, आराम से देखना। आई एम राइटिंग ईयर 1 2 3 4 5, ओके? आराम से समझ। लेट्स से कैश फ्लो, दानिश कुछ भी बोले सर, कैश फ्लो बोल, कुछ भी चलेगा। 5000, 8000, 4000, 6000, 2500, चलो, ओके? अब मैं तुमको बोल रहा हूं कि कंपनी ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपना, मतलब उसका मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दे आर एक्सपेक्टिंग 10%, ओके? आई डोंट नो तुम डिस्काउंटिंग कैसा करते हो। मोस्टली इंडिया में बच्चे मेरी लेक्चर देख के ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल अप्रोच है। 1.1 डिवाइड बाय इक्वल टू करो, चलो सब लोग करो, चलो 1.1 डिवाइड बाय इक्वल टू, तुमको मिलेगा 0.909। एक बार और इक्वल टू दबाओ, नेक्स्ट इक्वल टू और दबाओ। अरे मेरा रट्टा परफेक्ट है भाई, तुम लोग करो, चेक करो चेक करो, तुम चेक करो चेक करो, ठीक है? चलो अभी एक काम करो, मेरे को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मांगता है, चलो निकालो कितना आता है? ये मेरा ख्याल से नहीं है, इसमें कॉमा दिख रहा है, पता नहीं किसका है क्या, ये मेरा ही ख्याल से है। चलो 4545, ये भाई सबको सब टोटल देंगे मेरे को, आते लग जा काम पे, रुक जा रे। 6608 बोल, 3004, विजय चेक करते था कितना? 4098, 1550, ओके? चल इसका टोटल चिराग से, सॉरी सॉरी क्या, 1552। उसका शक्ल देख लेना, एक नंबर की कंजूस औरत है ये। अब भी से देखो, तेरे को बता रहा हूँ भाई, मेरे पास भी ऐसे ही नमूने हैं सब। ये इसका टोटल बोलो, मैं चिराग का टोटल लिख रहा हूँ। चिराग इज सेइंग 198, मैं नहीं लिखेगा बक, ये लिखूंगा। कोई अगर मेरे को 1-2 रुपए का डिफरेंस बोला, प्लीज छुट्टा माफ करो। हाँ सिमरन, हाँ सोहेल, हाँ ठीक है। सुन क्या होता है मालूम है, समटाइम्स कुछ लोग बहुत ज्यादा नंबर ले लेते हैं, कैल्शियम में होता है थोड़ा डिफरेंस, इट्स ओके, मैं इतना ही मान रहा। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा क्या आया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ओके? उसमें माइनस किया मैंने जायको 0 ईयर कैश आउटफ्लो, जो तुम्हारा 0 ईयर का जो कैश फ्लो होता है मैं उसको जायको बोलता हूँ। हाँ हाँ एक मिनट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तू तू मेहमान है मेरा, तू लिख इनिशियल इन्वेस्टमेंट। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि तुम्हारा ये जो आया था ना, ये मैं 15,000 बोल रहा हूँ, ये मैं 15,000 बोल रहा हूँ, तो तुम बोलेगा 19,813 माइनस 15,000, यू विल से 4,813, ओके? अब प्लीज मेरी बात समझ, इसको बोलते हैं एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब मेरे को ये जानना है तुम लोग ये प्रोजेक्ट का क्या करोगे। ऑब्वियसली एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, ओके? तुमको किसी ने ऐसा बोला होगा कि ये पॉजिटिव में गया ना, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, बराबर? मैं तुमको पूछ रहा है वाई, काय को बोला ऐसा? वो 15,000 से ज्यादा मेरे को मिलता, बस यही लॉजिक है। पीवी के अकॉर्डिंग मतलब 10% से डिस्काउंट किया तो ये, ओके? चलो ऑनलाइन में इफ समवन कैन अनम्यूट एंड जस्ट से कि क्यों एक्सेप्ट किया इसको, कौन बोल रहा था? कॉस्ट, वेरी गुड, अमाउंट पॉजिटिव में, यस चिराग कुछ अलग आंसर देता। वी गेट पॉजिटिव देन आवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सुपर्ब सोहेल, वेरी गुड। चलो अब मेरी बात समझ लो, थोड़ा मैं तुमको कुछ सिखा रहा हूँ, इधर आओ, देखने का इधर प्रॉफिट, ओके? समझो मेरी बात, ये जो रेट हम लोग लेते हैं ना, इसको मिनिमम रेट एक्सपेक्टेड बोलते हैं, मिनिमम रेट विच आई एक्सपेक्ट,
अगर मैं 10% एक्सपेक्ट कर रहा हूं और मेरे को प्रॉफिट अगर पॉजिटिव मिल रहा है, इट मींस आई एम अर्निंग मोर देन 10%। एग्जाम्पल, अगर कोई तुमको पूछे कि इसका IRR कितना होता, तो तुम इतना तो पक्का बोलते हैं कि यार सर IRR ना 10% के ऊपर ही इसका आता। IRR इज समथिंग विच इज प्रोजेक्ट का टोटल रेट ऑफ रिटर्न कितना आता है, वो फोड़ लो अपने आप को। ओके, प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न कितना आता है? 10%। सो ऑब्वियसली अगर मैं डिस्काउंट कल को लेट्स से इफ आई एम टेकिंग 15%, इफ आई एम टेकिंग 15%, तो अगर मेरा इधर पे फिर जाके आता है 15,130, मतलब in short I am earning 15%. So that's the reason whenever I'm getting positive NPV, it means whatever rate I'm expecting शायद मेरे को उससे ज्यादा मिलने वाला है। And why you say when it is negative don't accept, because जब 10% से आप डिस्काउंटिंग कर रहे हो तो आप अज्यूम कर रहे हो कम से कम 10% तो मिलेगा। बट अगर तुम्हारा एनपीवी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये होता है यू कैन नॉट गेट मोर देन 10%। अभी समझ में आया? चलो, अभी सर अमेंडमेंट क्या है सुनना ध्यान से। ये अमेंडमेंट नहीं है, मैं बहुत सालों से ये पढ़ाता था, आई डोंट नो ये कैसे अमेंडमेंट में उसने बोला। अभी एग्जाम्पल में तुमको बोल रहा हूं कि यार ये 4813 ये मेरे को समझा। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या बोलता है मालूम है? सुनो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या बोलता है? दानिश दानिश ये भी मिलता है, शॉप में दूंगा, डोंट वरी। मैं बहुत अच्छा आदमी है, मैं गाय को चारा वारा खिलाता है, वो बात अलग है, गाय में हाथ से खाती नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या बोलता है? वो बोलता है कि 1 रुपया अगर डाला ना तो तुझे कितना मिला। जैसे इधर पे मैं देख के ऐसा बोल रहा हूं कि अगर मैं 15,000 अगर अमाउंट डाल रहा हूं तो मेरे को कितना मिल रहा है? 19,183। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 रुपए के टर्म में बताता है कि अगर लेट्स से इफ यू आर पुटिंग 15,000, हाउ मच यू गॉट? 19,183। इसको डिवाइड कर कितना आता है बता। सो 19,813 डिवाइड बाय 15,000, वो तुमको बोल रहा है तुम्हारा आंसर आया 1.309, मतलब 0.5 था ना, मैंने आगे आगे ले लिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हो रहा है कि देख यार, इफ यू आर इन्वेस्टिंग $1, then you are receiving 1.3209। क्या ये समझे? इसको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बोलते हैं। अब मेरी बात समझ, सुन सुन, मेरे को बस ट्रू या फॉल्स में आंसर देना। इफ वी विल चेंज डिस्काउंट रेट्स, our profitability index will also change. True या false? Chat box is ready, please please please। सब लोग देंगे आंसर। We are 38, please please आंसर। ओके, अगर मैंने डिस्काउंट रेट चेंज किया, ओके, तो मेरा ये भी चेंज होने का चांस है। ओके, तो मेरा वो भी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी चेंज होगा। क्या ये समझ में आया? ओके, चलो, इसके साथ साथ ना मैं थ्योरी भी करवाऊंगा इसका, डोंट वरी। मेरे को ऐसा चाहिए कि अगर ये टॉपिक का क्वेश्चन में तुमको थ्योरी में पूछा तो भी तुमको आना चाहिए। ओके, मैं कुछ नहीं छोड़ेगा। व्हेन आई से अमेंडमेंट, ऑब्वियसली आई वोंट लीव एनीथिंग। कैश इनफ्लो डिवाइड बाय कैश आउटफ्लो, यस श्रुति, बट याद रखना, हाँ मैं फॉर्मूला भी लिखवा देता हूँ माते, तो तू बोलेगी भगा रहा है सिर्फ। देखिए सुन, फॉर्मूला इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय कैश आउटफ्लो, बराबर। ये तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, ठीक है। अभी वो लोग ने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, सेंसिटिविटी एनालिसिस। आई डोंट नो ये कैसे लॉन्च हुआ, ये पहले भी था, ये पहले भी था, कैसे लॉन्च हुआ? सेंसिटिविटी क्या बोलता है मालूम है? कि ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, मान लिया तुम्हारा प्रोजेक्ट है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं हल्का हल्का कोई चीज चेंज करूंगा तो मेरे एनपीवी पे क्या इंपैक्ट आएगा? अब तुम लोग बोलेगा सर ये क्यों ऐसा वाला सिखाया, एक यूनिफॉर्म सिखा देता तो मजा ही आ जाता। आओ 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 मेरे बच्चों, आओ 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 आओ, पाओ पाओ। सॉरी, एक्चुअली मैं चाहत अली खान का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं फिर से बोला साला बहुत दिल दिखता है। assumption effect variable outcomes, yes सिमरन, yes सिमरन पूरा चैट जीपीटी लेके बैठी है। चलो, ओके, सेंसिटिविटी एनालिसिस कैसे लिखते हैं इसको? सेंसिटिविटी छोड़ो, ओके, एनालिसिस। एक्चुअली अपन रट्टा मार के आए, कभी कभी स्पेलिंग भूल जाते हैं। ओके, चलो आ जाओ, आओ। नो सर, आई स्टडीड इन पार्ट 2। ओ वेरी गुड। चलो, अब मैं तुमको एक चीज बताना, सुन। मैं यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो लिख रहा हूं, कैश इनफ्लो, सुना? यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है मालूम है? एवरी ईयर इट्स अ सीट।
20,000 20,000 20,000 हर साल मिलेगा। एक कैश फ्लो होता है, इसको रिकरिंग बोलते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारा यूनिफॉर्म कैश फ्लो 20,000 था, ओके, कांस्टेंट, यस जी, ओके। और मैं तुमको बोल रहा हूँ लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट 5 नहीं रे भाई, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट क्या लिख रहा है तू, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, लेट्स से लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इज 5 साल, ओके। तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल समवन इज सेइंग 8%, तो मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेट एनपीवी, लेकिन एनपीवी के लिए तुमको एक और चीज लगेगा, जाइको, ओके। जाइको मैं तुमको बाद बाद में बताता हूँ। चलो सबसे पहले मेरे को एनपीवी निकाल के दो। लेट्स से एग्जांपल आई एम टेकिंग जाइको 65,000, 65,000। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, एक मिनट। सुन, एक ट्रिक पता है तो आपका बहुत अच्छा बात है, नहीं पता तो सीख के जाओ। चलो, अगर मेरे को यूनिफॉर्म कैश फ्लो दिया है, ओके, तो मैं क्या करूंगा, आई विल टेक एन्युटी एज अ बेस। तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय पीवीएएफ, एन्युटी फैक्टर इसको बोलते हैं, ओके। सो व्हाट आई विल डू, मैं लूंगा 8%, मैं लूंगा 8% और 5 सालों के लिए लूंगा, ओके। कैसे लेते हैं, आ जाओ कैल्सी पे सिखाता हूँ, सब लोग मेरे साथ में, सब लोग साथ में ना, मैं कैल्सी में तुमको सिखाऊंगा। कैल्सी पे कोई भी एम बटन दिखना नहीं चाहिए तुमको, कैल्सी पूरा खाली चाहिए मुझे, खाली बटन, ओके। चलो सब लोग मेरे साथ एक काम करो, 1.08 डिवाइड बाय 1.08 डिवाइड बाय 5 टाइम्स इक्वल टू 1 2 3 4 5। जैसे ही 5 टाइम्स किया ना, प्रेस जीटी यू विल गेट 4, मतलब नॉट 4, ठीक है ठीक है ठीक है, तुम लोग मेरे को गालियां मारेगा। 3, हाँ 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 हाँ, तू मुझसे बात अभी तू नोटिस किया, अपन ना छुट्टा माफ कर देता, बट तू कभी लड़कियों को देखा? अभी एग्जाम्पल 3.9 अपन ने कितने अच्छे से बोला, अच्छा, बट नहीं नहीं नहीं, लड़कियों के केस में ऐसा नहीं, 3.9927, अच्छा 20,000, 79845, तूने 3 बोला, 753 बोला तूने, बस बोल के देख, ओके। लेस जाइको, लेस जाइको, मैं तेरे को जाइको कितना बोला, 65, तो तेरा एनपीवी कितना है, तो तेरा आएगा 14,845, 14,854, ठीक है। सुन, सेंसिटिविटी क्या बोलता है मालूम है, कि हर एक वेरिएबल, ओके, दो चीज होता है, एक होता है सिनेरियो एनालिसिस और एक होता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी में क्या होता है मालूम है, कि तुम एक वेरिएबल एक टाइम पे चेंज करोगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल, कि मैं तुमको दूसरे एग्जांपल में ये बोल रहा हूं कि तुम्हारा जो जाइको है ना, जाइको, ये मैंने जाइको तुम्हारा चेंज कर दिया। एक मिनट, एक मिनट, नहीं नहीं, पहले एग्जांपल में लेट्स से आई एम प्लानिंग टू चेंज, कि अगर तुम्हारा ये कैश इन फ्लो अगर 18,000 हो जाता, और तुम्हारा जो यूनिफॉर्म कैश इन फ्लो है अगर ये 18,000 हो जाता, तो क्या इंपैक्ट आता। सुनो सुनो, इतना कैलकुलेशन मत करना, सुनो, मैं यहाँ पे 18,000 लिखता, 18,000 लिखता, मल्टीप्लाइड बाय, मेरा पी फैक्टर चेंज हुआ क्या, नहीं, दैट विल बी सेम, तो मैं 3.992 लिखता। चलो आ जाओ, सो 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 3.992, तो ये मेरा आएगा 71,856। इसमें से मैं जो वेरिएबल चेंज करने बोला ना, आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज दैट 65, तो ये मेरा आया 6856। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है, सुन ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ दैट इफ माय कैश फ्लो इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, उसके बेसिस पे माय एनपीवी विल आल्सो चेंज। समझ में आया सबको? चलो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल अलग। अब मैं क्या बोल रहा हूं पता है, लेट्स टेक प्रोजेक्ट वैल्यू जो 5 साल था ना, लेट्स मेक इट, पिंक पेन से लिखता हूं मैं अलग अलग दिखाने के लिए, 6 years, ओके। थोड़ा समझते हैं क्या क्या चेंज हो रहा है। तो अगेन आई एम गोइंग टू राइट 20,000, व्हाई आई एम नॉट टेकिंग 18, बिकॉज 18 वाज द, मैंने ये चेंज किया था ना,
बस ये चेंज किया था, अब मैं इसमें 6 साल चेंज करता हूँ। तो कैन आई से द कैलकुलेशन शुड बी 20,000 मल्टीप्लाइड बाय PVAF, ध्यान से सुनो, 8% फॉर 6 years। चलो निकालते हैं, मेरे साथ निकालना, जिसको कंफ्यूजन होता है इसमें प्लीज मेरे साथ में दो। 1.08 डिवाइड बाय 6 टाइम्स इक्वल टू 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 प्लस जीटी तुमको आएगा 4.6228 कुछ आएगा ऐसे। ओके, अगर आप इसको क्या 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 हुआ क्या हुआ मानसी को नहीं आया जीटी तुम्हारे क्लासेस वाला तुमको वो साइंटिफिक बोला होगा लेने के लिए। देखो इधर 20,000 बोलेगा, ये बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है, अभी तो तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो 92 457 या 8 लिखता हूँ। ओके, माइनस कितना करूंगा, सिर्फ 65। अरे क्या तुमको मेरी बातें समझ रही हैं? क्या बोली? 27 4, अरे टू किधर गया, 458। तो सोच, अगर 1 साल मेरे को और अगर प्रोजेक्ट का लाइफ बढ़ा दिया तो मेरे को इतना पैसा मिलेगा। ओके, लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। आई एम डूइंग COC, कुछ अलग पेन से लिखता हूं। चल, अगर मैं COC कितना करूं, बोल बढ़ा दूं क्या? 12% से बढ़ा दे, चल बढ़ा दे इसको, आ जाओ। तो कैसे निकालोगे? तो तुम बोलोगे 20,000 मल्टीप्लाइड बाय PVAF 12%, कितने साल? सिर्फ 5 साल। तो कैसे लिखोगे इसको? 1.12 डिवाइड बाय जिसको भी एक कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो है बेसिक्स ऑफ कैलकुलेटर, या CMA, उसका थंबनेल है CMA स्टार्टर पैक। ओके, वो वीडियो देख लेने का, मजे ही मजे। चल 5 साल 1 2 3 4 5 GT 3.60 आता है मेरे ख्याल से। उसको मल्टीप्लाई करो 20,000 से, तो ये आएगा तुम्हारा 096 लिखो। उसमें से जायको कितना लेस करो, 60, तो ये कितना हुआ? 12906। मैं देख रहा था कि तुमको 0 और 5 में फर्क समझता है क्या? चलो 7096 भाई, कुछ नोटिस कर, 8% पे तेरा NPV 14 आता था, अगर इसको 12 करेगा ना तो भाई यही तो एक रूल है। वो रूल क्या है सुन, तुमको पता होना चाहिए कि इफ डिस्काउंट रेट इंक्रीजेस योर NPV डिक्रीजेस। समझा क्या? लास्ट बार अभी ये मत बोलना जायको चेंज करो, क्या चेंज करेगा, ये चेंज करेगा, चेंज हो जाएगा। इसको ही बोलते हैं सेंसिटिविटी। प्रैक्टिकल में ये चेंजेस था। नाउ कम टू द थियरी, फटाफट देखते हैं। आजा, पार्ट 1 का रिकॉर्डिंग हो गया, बाकी है 1 मिनट रुक जाओ। कोई कुछ बोला? नहीं, कोई कुछ नहीं बोला। आजा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अभी मेरे को जो तुमको मैं हिंदी में बोला ना, उसको ही अंग्रेजी में छाप दिया। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन बता। द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज अ फाइनेंशियल मैट्रिक्स used to evaluate the attractiveness of an investment in project. It is calculated by dividing the present value of future cash flow by initial investment cost. तो क्या ना इसे फॉर्मूला ऐसा लिख सकता है मैं? फॉर्मूला, अरे लिख क्यों नहीं रहे? 1 मिनट आओ। चलो, so profitability indexes, profitability index is equal to प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय, मैं जायको लिखता हूं, तुम लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हो बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। ओके, मैं उसको जायको लिखता हूं। चलो, अभी इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है देखो। अगर एक से ज्यादा है ना, हाँ, इक्वल है ब्रेक इवन, कैन आई से दिस विल बी NPV विल बी 0, और इसका जो तेरा डिस्काउंट रेट होने वाला है, दिस डिस्काउंट रेट विल बी इक्वल टू योर IRR। if the less than 0 not considered as profitable। समझा क्या? चलो, डिसीजन मेकिंग में काम आएगा, पर्टिकुलर यूजफुल इन कैपिटल डिसीजंस। इट हेल्प द बिजनेस टू प्रायोरिटाइज प्रोजेक्ट व्हेन रिसोर्सेस आर लिमिटेड। एक बात बताओ तुमको ना, एक टॉपिक है, मैं वो तो नहीं पढ़ाऊंगा बट तुमको सिर्फ बता रहा हूं। ओके, टॉपिक का नाम है कैपिटल रेशनिंग। उसमें तुमको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स काम आएगा और तुमको करना पड़ेगा। बता दूं? हाँ बोल एक बार। नहीं बताओ, मैं बताने जा रहा था, उसने बोला नहीं। अच्छा मालूम है, ठीक है, तो नहीं बताएगा। किसी को चाहिए मैं कैपिटल रेशनिंग
यस अरे वेरी गुड। मेरे को सॉफ्ट रीजनिंग बताओ। ये भाई ये पोर्शन में लोगों को बताओ। हार्ड हार्ड रीजनिंग बताओ। ये पोर्शन में है। अपडेट नहीं है भाई, अपडेट रिपीट नहीं है, सॉफ्ट रीजनिंग हार्ड रीजनिंग। अरे तू तो बोला तेरे को आता है। बोलेगा मेरे को वर्ड का मीनिंग आता था। सुनो सुनो फटाफट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 2 मिनट जाएगा बस समझ। ओके लेट्स से फॉर एग्जांपल। ओके पहले तो मेरी बात समझना, कैपिटल रेशनिंग क्या होता है, फटाफट सिखा रहा हूँ देखना। कैपिटल रेशनिंग का सिंपल मीनिंग होता है, रेशनिंग का मतलब ये होता है कमी किसी किसी चीज का। समटाइम्स क्या होता है मालूम है, इंटरनली मेरे पास फंड्स नहीं होते तो उसको सॉफ्ट रेशनिंग बोलता है। सॉफ्ट रेशनिंग का मतलब ये होता है दैट यू आर नॉट गेटिंग इंटरनल फंड्स। ओके लेट्स से मैनेजमेंट अप्रूव नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट अप्रूव नहीं कर रहा है, या फिर तुम पैसा पैसा किसी से मांग रहे हो, डायरेक्टर से अप्रूवल मांग रहे हो, वो नहीं दे रहा, तो ये होता है सॉफ्ट रेशनिंग। एग्जाम्पल तुम मम्मी से पिकनिक के लिए पैसा मांग रहे हो, बोलते हैं चुप चल जैसे, सॉफ्ट रेशनिंग। ओके लेकिन लेट्स से मम्मी से पैसा नहीं मिला, दोस्त से तो भीख मांगोगे ना, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेशनिंग। ओके इसको हार्ड रेशनिंग भी बोलते हैं, हार्ड हार्ड रेशनिंग। अब मेरी बात समझना, अब इसमें क्या होता है मालूम है, यू आर नॉट एबल टू रेज द फंड्स फ्रॉम आउटसाइड, फंड्स आउटसाइड। ओके ये कैपिटल लिस्टिंग का टाइप होता है। बट कैपिटल लिस्टिंग में एक और चीज है सुनना, समटाइम्स क्या होता है मालूम है, कैपिटल लिस्टिंग में ना अपने को मालूम है पैसे का कमी है। ओके लेट्स से तेरा कैपिटल रिक्वायरमेंट था, ध्यान से सुनो, तेरा कैपिटल रिक्वायरमेंट था कि ना तेरे को 5 करोड़ चाहिए। ओके बट तेरा अब तेरे को बिल्डिंग बनाने का देख, संस्कार तो देखते थे बस, 1 2 3 4 5। अगर कोई मेरे को बोला तेरा ग्राउंड फ्लोर किधर है, मैं सर फोड़ेगा तुम लोग। ओके लेकिन मेरे पास ना कैपिटल जो अवेलेबल है ना, अवेलेबल वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ रुपए है। क्या करोगे तुम लोग? हाँ वही होगा, हंस क्या दो तुम। जब मेरे पास पैसा ही नहीं है, जब मेरे पास पैसा ही नहीं तो मैं क्या करूंगा यार, मैं 3 फ्लोर ही बनाऊंगा। लेकिन मैं कम से कम ये भी देखूंगा कि अगर एक प्रोजेक्ट बनाएगा तो कितना मिलेगा, 2 बनाऊंगा तो कितना मिलेगा। इस प्रोजेक्ट्स को बोलते हैं डिविजिबल प्रोजेक्ट्स। सुन सुन, क्या ये आएगा समझ में? डिविजिबल प्रोजेक्ट्स मतलब अगर कैपिटल लिस्टिंग है तो आप उतना अमाउंट मत बनाओ, जितना बन सकता है उतना बनाओ। ऐसे केसेस में काम क्या आएगा मालूम है, ऐसे केसेस में आपको काम आएगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्यों? बिकॉज आप हर एक फ्लोर पे ये एजम्पशन लगा सकते हो कि अगर ये बनाया तो $1 के बदले में कितना मिलेगा, अगर सेकंड बनाया तो $1 पे तुमको कितना पैसा मिलेगा। ओके तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सबसे मस्त जुगाड़ होता है ये चीज करने का, इसके लिए कैपिटल लिस्टिंग में ये काम आता है, पहले ये समझा। लेकिन लेट्स से तुमको एक ब्रिज बनाने का, मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है, कोई नहीं हंसेगा, पहले पहले बता, तेरे को एक ब्रिज बनाने का, अभी तो इसको मशरूम समझ या जो समझने का समझ, ये मेरे लिए ब्रिज है। ओके इसके लिए मेरे को रिक्वायरमेंट लगने वाला है 10 करोड़। ओके बट मेरे पास अवेलेबल है 7 करोड़, 7 करोड़, 7 करोड़। तो अगर कोई मेरे को ऐसा बोला कि ब्रिज 3/4 बना आधा छोड़ दे, सर फोड़े हमें। ओके तो ये पॉसिबल नहीं है बॉस, तो तुम क्या करेगा मालूम है, तुमको भीख तो मांगना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रिज बनाने के लिए तुम्हारे पास 7 करोड़ है, तुमको 3 करोड़ कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा। लेकिन अब तुम क्या करोगे मालूम है, इस 3 करोड़ के लिए ना तुम ऐसा सोचोगे कि यार पैसा डाल तो रहा हूं, क्या मतलब भी तो है, और जब मतलब ही नहीं होगा तो क्या करेगा, तो इसको बोलते हैं दिस इज इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स। और भाई लोग इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए, द पीपल हु हैज गिवन द पार्ट 2 एग्जाम उनको पूछना, तुम लोग का कंटेंट उड़ा दिया है पब्लिक ने, उड़ाया नहीं, ये पोर्शन का पार्ट है, पढ़ना पड़ेगा सबको। इसको इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। तो अगर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हुआ तो इसके लिए एनपीवी इज द बेस्ट सोर्स। समझा क्या बड़ो? देख डिविजिबल क्या है मालूम है,
कि इतना अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं उतना ही बनाऊंगा, बट आई विल चेक कि 1 रुपए पे कितना पैसा मेरे को मिल रहा है। 1 फ्लोर बनाऊंगा इतना मिलेगा, सेकंड बनाऊंगा इतना, लेकिन मैं बाहर से बीक नहीं मांगूंगा। लेकिन जब मेरे को मालूम है कि ये जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स है इसको मैं तोड़ के नहीं बना पाऊंगा, ओके, तो ऐसे केसेस में मैं फंड्स तो ले लूंगा, लेकिन उसके लिए एनपीवी विल बी द बेस्ट सोर्स ऑफ मेजरमेंट। आया समझ में? ठीक है, ये याद रखना, ये पोर्शन का ये पार्ट है। चलो गाइस, चैट बॉक्स में लिखो इफ यू अंडरस्टूड। दिस इज रिलेटेड टू रियल ऑप्शन? नहीं नहीं, रिलेटेड टू अपना एक्सपेंशन और स्केल बैक, ये सब नहीं है, ये दिस इज नॉट रियल ऑप्शंस। ओके, रियल ऑप्शंस चलो चलो भाई, चैट बॉक्स में लिखो इफ यू अंडरस्टूड दिस। यस यस लिखो प्लीज प्लीज। चलो देखो, आ जाओ, लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स अंडरस्टैंड। सुनो, कंपैरेटिव एनालिसिस, इट अलाउज द कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। कोई तो मेरे को बोला सर। यस विवेक, क्या विवेक कुछ कहना चाहते हैं? माइक इज हियर। विवेक, नहीं विवेक कुछ नहीं कहना चाहते, विवेक आपको म्यूट म्यूट किया जाएगा। चलो, so comparative analysis, it allows the comparison between the different project, especially when the initial investment is different. मतलब let's say किसी का जाएगा 65, किसी का 6000 भी होगा, so obviously you are going to check ना कि मैं इतना पैसा अगर डालूंगा तो कितना पैसा मेरे को मिलेगा। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, समटाइम्स स्मॉल प्रोजेक्ट भी होता है, लेकिन अगर तुम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में देखोगे तुमको समझ में आएगा कि 1 रुपए पे कितना, कितने इन्वेस्टमेंट पे कितना मिलेगा। ओके, रिस्क असेसमेंट, अ हायर पीआई इंडिकेट्स द लोअर रिस्क and the return exceed the cost greater margin। 1 रुपए के बदले 2 रुपए का मिल रहा है, तो जो समझ 1 के बदले का 2 मिल रहा है ना, इसका मतलब अगर तेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, देन यू कैन एक्सपेक्ट 20%। ठीक है, चलो ये फॉर्मूले का डेफिनेशन है, पढ़ लेना तुम लोग। आ जाओ, ये एग्जांपल है। अभी क्या बोलता है, अ कंपनी इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन 1 लाख, द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट 120 इन द प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स। क्या बोलती पब्लिक? 120 divided by 1 lakh. This will give you 1.2. Since the 1.2 project is profitable, the company should consider in undertaking. समझा क्या? चलो, अभी क्या क्या हेल्प करेगा? कैपिटल लिस्टिंग में हेल्प करता है बॉस। When a company has a limited capital, PI indicates selecting the project that will maximize the profitability. इसमें लिख दो क्या? Divisible projects. आई होप मैं भगा नहीं रहा हूं, बोल के तो देखो। चलो, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के क्या क्या टेक्निक्स होते हैं? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की क्या क्या टेक्निक है? अरे तुम्हारा पे बैक पीरियड, क्या पे बैक, डिस्काउंटेड पे बैक, IRR, NPV, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ARR। ओके, PI used to assess profitability of the various investment opportunities, guiding business in allocating resources efficiently। जितना पैसा, ये इसमें भी आया कि अगर मेरे पास 3 करोड़ रुपया है 5 करोड़ के बदले में, मेरे को ये बेनिफिट क्या देगा पता है कि कहां पे पैसा मेरे को डालना चाहिए। प्रोजेक्ट सिलेक्शन, company use PI to rank project, especially when they have choose among the multiple potential option with different scales of investment। अच्छा एक बात बताओ, चलो ये तुमको आज का मैं ज्ञान देता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट किसको बोलता है? जो साथ में नहीं लेने का। ओके, AI is accounting rate of return, yes, okay, ऐसा याद रखने का, A और B, गुड। चलो, एडवांटेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, सिंपल टू यूज, हा हा हा, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैट्रिक्स, अकाउंट्स। अरे भाई तुम प्रेजेंट वैल्यू लोगे तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो ऐसे ही आ गया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। By considering present value of cash flows, PI reflect the time value of money, making more accurate measure the profitability. Used to ranking the project, obviously yes, okay। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछेगा बट अगर MCQ में आया तो मेरा नाम याद रखना। चलो, ये बोलता है एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो, द एक्यूरेसी ऑफ PI डिपेंड्स ऑन रिलायबिलिटी ऑफ एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोस व्हिच कैन अनसर्टेन। और ऊपर से तुम्हारा सुनना, चैप्टर का नाम ही क्या है पता है? कैपिटल बजटिंग। तो आगे मैं क्या ही बोलूं, इसमें तो बजटिंग आ गया। इट इज नॉट सुटेबल फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, कभी A और B। PI may not be the best tool for comparing the projects are mutually exclusive as it does not account for the scale of investment, कितना पैसा डालने का। अभी तुमने कभी नोटिस किया होगा ना, जब
Is AR is a part of our syllabus? Yes, Soil. AR is in syllabus. Okay. तो मैं तुमको क्या AR सिलेबस में अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, तो तू क्यों देखा उसको ऐसा? नहीं पढ़ाते. Is this form GLEM etc. so that we can read? Are you going to share this email? Are yes, it is your sheet and I have not taken anything from any textbook. ये तुमको मैं जो पढ़ा रहा है मेरा पूरा नोट्स ऐसा ही होता है पॉइंट्स फॉर्मेट में. ये आपका ही है. आई एम गोइंग टू शेयर दिस, डोंट वरी. ओके. इग्नोर प्रोजेक्ट साइज. A project with a higher PI but a small overall might be less beneficial than a larger project with the lower PI. एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं. किसी का PI ना 2 आया. ओके. एक और प्रोजेक्ट है उसका भी PI 2 है. फर्क बस इतना है कि इसका कैलकुलेशन कुछ ऐसे बना, 2 करोड़ डिवाइड बाय 1 करोड़, और इसका कैलकुलेशन बना है $200 डिवाइड बाय $100. समझ में आएगा तुमको? इग्नोर होने का चांस है. तो कंफ्यूज भी लग रही, समझा ना? कंपेयर विद अर्थमेटिक्स ठीक है. कंक्लूजन ये थी टॉपिक है. चलो आ जाओ. ओके. एक और टॉपिक है जो ई का मैंने अभी जस्ट खत्म किया, सेंसिटिविटी. चलो. ओके. मैं थोड़ा सा थ्योरी आपको सिर्फ बता दूं, देखना. की वेरिएबल्स इन सेंसिटिविटी एनालिसिस. व्हाट यू कैन चेंज? Initial investment. What you can change? Cash flow. You can change discount rate. You can change sales volume. You can change operating cost. ये सब change तुम लोग कर सकते हैं. Okay. अभी एग्जाम्पल तुमको क्या करना पड़ेगा पता है? हर बार तुमको एक रेंज डिसाइड करना पड़ेगा. When I say रेंज, मतलब मेरा एनपीवी कितना चेंज होता है. सो उसमें मेरे को रेंज लेट्स से 5% to 10% का रेंज तो मेरे को रखना ही पड़ेगा. ओके. इतना रेंज आप रख सकते हो कि इतना मेरे को चाहिए. इतना चेंज हुआ आई विल चेंज, इतना चेंज नहीं हुआ. क्योंकि समटाइम्स क्या होता है मालूम है, कुछ चीज है. अभी एग्जांपल डिस्काउंट रेट मैंने 10 के बदले 15 लिया था. सोच अगर डिस्काउंट रेट इफ आई एम एक्सपेक्टिंग 20, आई हैव अ चांस कि मेरा एनपीवी नेगेटिव जाए. तो ऐसे केस में आई कैन नॉट डू दैट बजटिंग. मैं बजटिंग वो करना ही नहीं चाहूंगा. आया समझ में? चलो ये थोड़ा सा आप लोग रीड कर लेना जब आपको मिलेगा. तो इतना खास नहीं है. सेंसिटिविटी तुमको प्रैक्टिकल में ही पूछेगा. नाउ सेकंड लास्ट टॉपिक फॉर दिस अमेंडमेंट इज डाटा एथिक्स. एक मिनट. हाँ, डाटा एथिक्स सुन. अब मैं तुमको एक चीज बता दूं. ये सेक्शन एफ का टॉपिक था जिसको उठा के पार्ट 2 में डाला. ओके. सुन मेरी बात. सबसे पहले जब मैं डाटा एथिक्स का बात करूंगा ना, उसका मतलब क्या निकल रहा है देख. हाउ टू यूज योर डाटा. ओके. मैं तुमको एक वर्ड पूछ रहा हूं. जो पार्ट 1 पास हो गया होगा उसको अच्छे से आता होगा. जो नहीं हुआ है बोलो मेरे को बस इतना बताओ. इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन अ डाटा एंड द इंफॉर्मेशन? Data is systematic and information फालतू. अच्छा ओपन रहेगा. Yes, Jitu, if it is difference, what is the difference? अरे हाँ यस तुम लोग बोल रहे हो डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? किसको क्या बोलते हैं? डाटा इज रॉ. ओके. एंड इंफॉर्मेशन इज स्मैकडाउन. क्या बोल रहा हूँ? अच्छा ही नहीं बोला. एंड इंफॉर्मेशन इज कॉलम. एंड इंफॉर्मेशन इज कलेक्शन ऑफ डाटा. ओके. इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड डाटा. ठीक है. एक सिंपल सा एक चीज बताता हूँ. डाटा इज अनप्रोसेस्ड. बोले मैं भी तो वही बोला. ओके. लेकिन इंफॉर्मेशन क्या होता है मालूम है? अ डाटा व्हेन प्रोसेस्ड इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन. ओके. जैसे तुम लोग को मैंने गूगल फॉर्म दिया था. ओके. वो मेरे लिए एक डाटा था अनप्रोसेस्ड. ओके. क्या पता उसमें से कोई एडमिशन ले ले. वो मेरे लिए इंफॉर्मेशन. तुमको समझा? तो डाटा मेरे लिए बहुत सारा चीज है. इट्स अनप्रोसेस्ड. वो मेरे लिए डाटा. बट लेट्स से एग्जांपल जब मैं नोट्स भी बनाता हूँ आई हैव सेवरल थिंग्स. मैं उसको चूज करके अगर मैं इस फॉर्मेट में उसको बना रहा हूँ देन दिस इज माय इंफॉर्मेशन. ओके. जो मैंने बनाया. सो व्हाट हैपेंस जब मैं डाटा एथिक्स की बात, सिंस इट्स न्यू मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा. डाटा एथिक्स में जब क्या बोलता है बताया, इट्स अ जनरल गाइडलाइंस हाउ यू कैन कलेक्ट, यूज एंड शेयर द मैनेजमेंट द वे विथ रिस्पेक्ट टू प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड फेयरनेस. एक बात बता. लेट्स से आई एम मुकेश अंबानी. ओके. अभी खर्चा करके आया हूँ. अनिल की शादी में बहुत ज्यादा खर्चा हो गया. अनिल का नहीं, अनंत.
ठीक है, नाम में क्या ही रखा है। ओके, सुनना, तो मैं तेरे को क्या क्या बता रहा हूँ मालूम है? तो एक बात बता, मैं सुबह सुबह आया, मैं बोला रिलायंस के शेयर का कुछ बता यार, क्या चालू है, अप या डाउन। मेरे को स्टाफ ना, मेरे को सेल्स लेजर दिखाने लगा। मेरे को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा बता? आएगा ना गुस्सा। तो ऐसे केसेस में लेट्स से इफ आई एम एट मैनेजमेंट लेवल, आई नीड सम प्रॉपर इंफॉर्मेशन कि मेरे को ग्राफ फॉर्मेट में बता दैट हाउ माय कंपनी इज डूइंग। ओके, दैट इज माय एथिक्स। व्हेन विल बी ब्रेक? ये 5 बजे चालू हुआ, हाँ, और मैं 7 बजे से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। yes. मैं 7 बजे से नहीं, मैं 11 बजे से पढ़ा रहा हूँ। सर ब्रेक, रुक, ब्रेक, चुप। अभी डायरेक्ट छुट्टी ले लेंगे, डायरेक्ट छुट्टी लेते हैं। क्या बोलता सर? तू संस्कार, तू अच्छा आदमी, तू जो बोलेगा वो, किसी को गाली देने का तो उसको दो। रुको, मैं देगा तुमको 2 मिनट का ब्रेक देगा, रुको। Okay, data is collection, use and sharing and management of data in this way respect privacy, security and fairness. How data is clear. Our data becomes increasingly integral to decision making in the various sectors. Ethical consideration essential to ensure that data practice do not harm individual or the society. कुछ ऐसा डाटा नहीं हो। अभी एग्जांपल किसी कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट डाटा, तुम लोग जब पार्ट 1 पढ़ोगे ना, तो उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग नाम का एक पोर्शन आएगा। उसमें ऐसा है कि तुमने अगर अपना किसी कंपनी का इंटरनल डाटा अगर लीक कर दिया, ओके, तो दैट विल बी वेरी वेरी बैड। एग्जाम्पल तुमको सेक्शन बी में ना एक टॉपिक आ सकता है जहां पे ना उसमें मार्केट एफिशिएंसी का बात किया, सेमी मार्केट एफिशिएंसी, लो मार्केट एफिशिएंसी, मीडियम एफिशिएंसी। ओके, उसमें हाई लेवल एफिशिएंसी ये होता है कि तुमको सच में कंपनी का इनसाइट पता है, तो ये सब उसमें नहीं होना चाहिए। ओके, व्हाट इज द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ डाटा एथिक्स? मैं सिर्फ पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, समझना। सबसे पहले डाटा शुड बी कॉन्फिडेंशियल, उसको प्राइवेट में तुमको रखना पड़ेगा। जिस बंदे का राइट है, इंडिविजुअल राइट्स टू कंट्रोल देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड इंश्योरिंग दैट डाटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग डू नॉट इन्फ्रिंज प्राइवेसी राइट्स। किसी का प्राइवेट डाटा तुमको यूज नहीं करना चाहिए। दूसरा, डाटा शुड बी ट्रांसपेरेंट। Being open about the data collection practice include how data is used, shared and stored, and providing clear information to the users. अभी एग्जांपल, लेट्स से यू वांट टू इन्वेस्ट समवेयर। अगर तुम इन्वेस्टमेंट के लिए जाओगे भी, तो ऑब्वियसली तुमको ये पता होना चाहिए कि कंपनी तुमको प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन दे रहा है। दो इंसिडेंट बताता हूँ। लेट्स से कोई कंपनी है जिसने तेरे को अनऑडिटेड इंफॉर्मेशन दिया, और एक कंपनी जो तेरे को ऑडिटेड इंफॉर्मेशन देगा, विच थिंग यू विल चूज? ऑडिटेड, बिकॉज क्यों? पता है वो डाटा तुम्हारे लिए ऑथेंटिकेटेड है। ओके, दूसरा कंसेंट। ओके, कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम किसी को किसी का डाटा बता रहे हो, आपको प्रीवियस पर्सन से आपको कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। ऑब्टेनिंग एक्सप्लिसिट विकी, यू हैव टू स्टॉप दिस। ये आप डिलीट करो। हाँ, वेरी गुड, एक खौफ अच्छा लगा आपको। चलो, explicit permission from the individual before collecting data, ensuring that consent is informed, voluntary and revocable. Okay, मतलब मैं उस चीज को रिवर्स भी ले सकता हूँ। कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल, आप किसी को डाटा बता भी रहे हो, जिस बंदे का ये डाटा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको पूछ के करोगे। रिसेंटली एक चीज बताता हूँ, एक बंदा है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, वो क्या करता है मालूम है? कुछ मैंने अपने नोट्स ना टेलीग्राम पे आई शेयर, जैसे रिसेंटली मैंने टॉप 100 क्वेश्चंस फॉर पार्ट 2 मैंने लॉन्च किया, मैं पार्ट 1 भी लॉन्च करूंगा, वो टेलीग्राम में डाला है मैंने। ऐसे बहुत सारे मेरे नोट्स है। एग्जाम्पल, ऐसे क्वेश्चंस हो गया, एबीसी एनालिसिस हो गया, ऐसे बहुत सारे मैंने पब्लिकली इंफॉर्मेशन डाला है। वो बंदा लिंक्डइन का पता है क्या करता है? ये मेरे नोट्स उठाता है और वो लिंक्डइन पे ना पैसे में देता है। एग्जाम्पल, मेरा एक ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे जो मैंने बहुत साल पहले बनाया था 2020 में, वो मैंने पब्लिक किया था, वो मेरे ही स्टूडेंट को 500 में बेच रहा था। इट हैपेंड। तो मैंने उसको बोला, भाई मेरे को पूछ तो सही। ही इज लाइक, मेरे को तो पब्लिकली मिला। मैं बोला, हाँ वो मैंने ही बनाया। और ही इज सो स्मार्ट, मेरा नाम ही चेंज कर दिया उसने नोट्स में से। बट ठीक है, खैर छोड़ो। फेयरनेस, इंश्योरिंग दैट डाटा प्रैक्टिसेस डू नॉट रिजल्ट इन बायस, डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम्स एंड प्रमोटिंग इक्वालिटी इन डाटा ड्रिवन डिसीजंस। ओके, बड़ा चला के डाटा हम लोग नहीं दिखा सकते, एंड डाटा शुड बी फेयर। अकाउंटेबिलिटी जब भी तुमको नाम मिले ना, समझ जाना इट इज समथिंग नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, जिस बंदे का, सर आपका टेलीग्राम आईडी देता है, मैं देता है टेलीग्राम आईडी चाहिए सबको। होल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एथिकल डाटा प्रैक्टिस एंड इंश्योरिंग मैकेनिज्म आर प्लेस्ड इनटू एड्रेस वायलेशन। अगर कुछ भी वायलेट हुआ, अगर तुम उस डाटा का रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुमको ही इसका पेमेंट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी, भाई डाटा शुड बी सिक्योर। अरे ये
आजकल के जनरेशन को क्या सिखाऊं, बेड़े के जमाने का आदमी है। हमारे टाइम पे क्या होता था मालूम है, लोग पासवर्ड ऐसे रखते थे, आज नहीं रखते, आज लोग ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, पेन नहीं, आजकल के लोग फेस से खोलते हैं। पैसे की बात है, पैसे पैसों की बात है। अब मेरे बच्चे सोचे अब ये डायलॉग मारेगा मैं अमीर हूं। देखो, अभी देखो ये एथिकल चैलेंजेस इन डाटा मैनेजमेंट, ये फटाफट से पढ़ा दो। सबसे पहला, डाटा कितना प्राइवेट रखूंगा यार, with the growing amount of personal data being collected, maintaining privacy and preventing unauthorized access एक significant challenge। ओके, एग्जाम्पल मैंने बहुत बार देखा है, पब्लिक ऐसा लॉगिन आईडी बेचता रहता है, किसी को इसका लॉगिन आईडी चाहिए क्या, दो। एक इंस्टीट्यूट है, उसका लॉगिन आईडी कोई मांगता है, वो बंदा बोलता है मेरे को फ्री में भी नहीं चाहिए, मत दे मेरे को। हंस क्या रहे हो तुम लोग, देखो। डाटा इज बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन। Algorithms and data models can perpetrate biases present in data, leading to unfair outcomes area like hiring, lending, and law enforcement। जानबूझ के एग्जाम्पल तुम उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा दो। एग्जाम्पल लेट्स से मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर, मेरे को उसने बोला कि आई विल गोइंग टू गिव यू 10% ऑफ प्रॉफिट्स। ओके, तो मेरा मोटिव पता है हमेशा क्या होगा कि मैं फाइनेंशियल डाटा को ना प्रॉफिट्स बढ़ा के दिखाऊं। अगर मैं प्रॉफिट्स बढ़ा के दिखाऊंगा ना, देन आई विल गेट सम मोर पोर्शन आल्सो ऑफ दैट प्रॉफिट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, बिना कंसेंट ही तुम डाटा लीक कर देते सबका। ओके, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, सूरज को बुलाइए। प्रवीण समझ गया ना तू? देखो उसको बुलाना चाहिए, देखो बोलना चाहिए साले पढ़, इसको डाटा एथिक्स बोलते हैं। बुला के नहीं रहा तू उसको। चलो, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, एक मिनट मैं इसमें पढ़ा रहा था। हाँ, obtaining genuine informed consent can be difficult, especially when the users are unaware of the extent of data collection or the potential uses of their data। मेरे को एक बात बता, तेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे, तो उसका अच्छा फोटो लगा के हैप्पी बर्थडे बोलेगा? ऑनेस्टली बता। अच्छे लोग होते, मेरे बर्थडे पे लोग कैसा विश करते हैं मैं तुमको दिखाता हूँ। मैं सोचो मैं सर हूं सालों का, देखो। सॉरी, मेरे को सब नहीं दिखाना चाहिए, बट मैं दिखाऊंगा ये। नहीं नहीं, डाटा प्राइवेसी क्या, ये देखो मेरे बर्थडे के दिन लोग ऐसा फोटो लगाते हैं, देखो। गुप्ता जी, और ये मेरे को लिखता है हैप्पी बर्थडे माय प्रोफेसर गुप्ता जी। और साले मेरे बच्चे इतने कमीने हैं कि सबने यही फोटो लगाया था उस गुप्ता जी। यही 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 है मेरी जिंदगी, डाटा प्राइवेसी। मेरे से कोई कंसेंट ही नहीं लिया। Okay, it is very difficult, especially when the users are unaware of the extent of data collection and potential use of their data। Okay, किसी दूसरे का डाटा तुम लीक नहीं कर सकते, कर सकते? करो करो सालों करो। डाटा ओनरशिप, क्वेश्चन अबाउट हु ओन्स द डाटा, ये नोट्स किसका है? किसी का भी है, especially when it is collected from the individuals or generated by the machine, raises the ethical concern about the control and uses of data। एग्जाम्पल, तुम्हारा गूगल डॉक या गूगल ड्राइव पे कोई डाटा है तुम्हारा, एग्जाम्पल बता दो, तुम अपने पास ही एक्सेस रखोगे ना, लेकिन तुम समटाइम्स किसी को जब एक्सेस देते हो ना, तो उसको एडिटर का एक्सेस नहीं देते, तुम उसको देते हो बस रीड ओनली एक्सेस, कि भाई क्योंकि तुमने उसको राइट दिए। लेकिन समटाइम्स क्या होता है मालूम है, अगर उसने उस चीज को एडिट कर दिया और अपना नाम डाल के बेच दिया तो इवन दैट इज रॉन्ग। सो दिस आर द चैलेंज। ओके, नेक्स्ट, सर्वेलेंस, मैं नजर कैसे रखूं? The use of data surveillance by the government or the corporation can infringe or the personal freedoms, lead to unethical dilemmas around the security and privacy। ये थोड़ा सा शेडी इशू है जो मैं तुमको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल तुमको समझ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। समटाइम्स कुछ ऐसा डाटा लीक हो जाता है विच इज नॉट गुड, विच कैन लीड टू फाइन्स और समथिंग, और पब्लिक डिप्रेस में भी आ सकता है कि ये डाटा कैसे लीक हो गया। एग्जाम्पल, प्रोफेशनल लाइफ में एक चीज बता दो, लेट्स से किसी कंपनी का मर्जर्स एंड एक्विजिशन होने वाला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी बोला कि ये डाटा कभी भी लीक नहीं होना चाहिए कि कौन सा कंपनी किस कंपनी को अक्वायर करने वाला। ये तभी लीक होना चाहिए जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया दैट ही इज गोइंग टू अक्वायर। एग्जांपल, बहुत दिन से ऐसा ना, कोई इन्वेस्टिंग कंपनी है यूएस का, दे वांट्स टू परचेज हल्दीराम,
ओके, तो ऑब्वियसली वो लोग ने खुद डाटा अपना निकाला होगा, तो जाके किसी ने पब्लिश किया होगा कि ऐसा है, बट हाँ कंसेंट लेके हुआ होगा। ओके, ये 3 पॉइंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी का उतना खास नहीं है मेरे को जहां तक लगता है। एक लास्ट पॉइंट बस से मैं तुमको सिर्फ बता रहा हूँ, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जीडीपीआर, इट्स अ एक्ट। तुमको बस क्या करना है, सिर्फ नाम याद रखने का। ओके, अ की रेगुलेशन इन द यूरोपियन यूनियन that set strict guidelines for the data privacy and protection, emphasize importance of consent, data minimization and individual rights। तुमको सिर्फ नाम याद रखने का, अंडर मसाला तुमको नहीं पढ़ने का। California Consumer Privacy Act, a regulation in the United States that grant customer rights over their personal data, including right to know, delete, opt out data sales। ओके, कितना मैं उसको दे सकता हूँ इंफॉर्मेशन और कितना डाटा मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल, अपने इंडिया में एक वेबसाइट है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो उस पर भी सर्टेन इन्फॉर्मेशन विच वी कैन एक्सट्रैक्ट। एग्जाम्पल, किसी कंपनी का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं कभी किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहां से नहीं निकाल पाऊंगा। ओके, तो देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन। Ethical guides. Organization like IEE, World Economic Forums have developed ethical guides to help companies navigate the complexities of data ethics। तुमको याद क्या रखने का, बस ये नाम, GDPR और CCPA, बाकी कुछ भी याद नहीं रखने का। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, सेंसिटिविटी प्लीज पढ़ लेना। ए बस खत्म, डाटा एथिक्स। कुछ और आपको लगता है, जो आपको लगता है अमेंड हुआ है, विच आई वांट टू डिस्कस? जल्दी बोलो, बोलो बोलो, आई हेल्प यू आउट, जल्दी बोलो। आई गेस सर ऊपर एक फ्रॉड वाला बाकी है, कौन सा बोल रहा है चिराग? सेक्शन एफ में ही शायद एक सेकंड देखना देखना, अगर कुछ है तो मेरे को बोल, आई टीच। कौन सा? एक मिनट एक मिनट, बिजनेस फ्रॉड किधर गया? ए भाई, चिराग ये बोल रहा था। हाँ सर यही ए बोल रहा भाई हूँ। लिख इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा एक समय इस पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी पता है लोग सोचे थे अच्छा खासा छूट रहा था, फालतू में बोल दिया। पता है क्लास में एक लड़का होता है ऐसा कि मिस ने होमवर्क दिया है, नेक्स्ट डे मिस आ रही है, मिस को याद नहीं कि होमवर्क दिया, और एक हरामी लड़का होता है, एक हरामी कि तू ऐसा है वो जाके बोलता है अरे मिथ कल होमवर्क दिया था मिथ। सुनो, ओके, टाइप्स ऑफ थॉट मैं तुमको लिख के देता है, एक क्वेश्चन इस पे बनेगा। इफ यू हैव सितंबर अक्टूबर एग्जामिनेशन, एक क्वेश्चन बनेगा, और तुमको एक और क्वेश्चन इसके साथ आएगा जिसका नाम है फ्रॉड ट्रायंगल। ओके, पढ़ के जाना, आएगा। इस बार सेक्शन एफ बहुत धमाल मचाने वाला है। मैं अब भी से तुमको, रवि बाबा बोल रहा है, जो बोल रहा है 80% अप्लाई होता है। हाँ बोलो तुम लोग सालों। हाँ हाँ, जिन लोग ने भी एग्जाम दिया वो लोग को मालूम है। चलो, 80% चांसेस है माय क्वेश्चंस विल बी सेम। फ्रॉड ट्रायंगल का एक सम आएगा और एक सम इस पे आएगा। चलो, एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉड क्या क्या होता है, तो अभी ध्यान से सुनना। सबसे पहला, स्टीलिंग फंड्स फ्रॉम द कैश रजिस्टर। मेरा एम्प्लॉय सामने बैठ के लेक्चर सुन रहा है। ओके, कैश रजिस्टर है तुम्हारे पास, तुम उससे पैसा ढाप ली। ओवर चार्जिंग कस्टमर्स एंड कीपिंग द डिफरेंस। भाई जो हमने ट्रिपल राइस खाया ना बचपन में, एक मेरा दोस्त था रमन झा, मैं भी चार्टर्ड, वो भी चार्टर्ड, वो किसी क्लिनिक में काम करता था। सपोज से वो किसी डॉक्टर ने सुई मारा, तो डॉक्टर बोलता था 150 रुपया, रमन बोलता था 250 रुपया, वो 250 रुपया लेके जाता था। लेट्स से एग्जांपल, एक स्टार कुछ, मैं एक रैंडम नाम ले रहा हूँ, क्रिस्टोफर, रैंडम नाम, पता नहीं कौन है क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर मेरा स्टाफ है। ओके, लेट्स से मैं किसी को बोला, सबको बोलने का फीस 70 to 500 है। क्रिस्टोफर बोलता है आप मेरे पास आओ, सर 80,000 लेगा, मेरे से बात करो, मैं 75 में करवा के देता है तुमको। स्कीमिंग कैश बाय एक्सेप्टिंग कस्टमर कैश बट नॉट रिकॉर्डिंग इट। पैसा जीपे फोन पे नहीं लेता है, सीधा कैश में लेता है पैसा वो। ओके, नेक्स्ट, इस पर बोल रहा है रुक, अब तू देख। एन एग्जांपल ऑफ इन्वेंटरी थेफ्ट बाय द एम्प्लॉय इज स्टीलिंग इन्वेंटरी फ्रॉम द वेयरहाउस। ऐसा होता है, कुछ एम्प्लॉय नहीं, सुनो ना, कुछ एम्प्लॉय ऐसा होता है, पता है कि लेट्स से मैंने ऑफिस में अपने 12 चम्मच लाया था, 12 चम्मच, मेरे ऑफिस में सिर्फ 2 चम्मच बचा है, साले चम्मच छोड़ रहे इधर पे। ओके, तो एम्प्लॉय थेफ्ट मतलब ऑब्वियसली तुम कुछ चोरी करता है। समटाइम चोरी किसको बोलते हैं समझना, कोई हाई लेवल का बंदा है कंपनी में एसी लगाने का, उसने पीओ रेस किया, रेस किसी को एम्प्लॉय को बोला पीओ रेस का, मैं साइन मार देता हूँ, वो एसी लगा, लेकिन ऑफिस में नहीं, उसके घर पे। पेरोल फ्रॉड इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन ऑफ द पेरोल सिस्टम टू पे नॉन एक्सिस्टेंट एम्प्लॉय और फॉल्सिफाइंग टाइमशीट्स। मतलब एक ऐसा बंदा है, तुम ऐसे बंदे को सैलरी दे रहे हो जो साला कंपनी में ही नहीं है,
उसके नाम का तुम अटेंडेंस भी मार रहा है। अरे कॉलेज में मारा होगा तुम लोग ने, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉक्सी, सब डालने वाले हैं देखो। वेंडर फ्रॉड इंक्लूड्स क्रिएटिंग फिक्टिशियस वेंडर अकाउंट्स एंड बिलिंग द कंपनी फॉर द सर्विसेज नॉट प्रोवाइडेड। मैं दानिश का नाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख के रखा था कि दानिश वेंडर है, दानिश के नाम का बिल भी मैं रेज कर रहा है और दानिश को पेमेंट भी कर रहा है। अरे ये फ्रॉड है ये सब। Another example of employee acceptance of payment to give vendors preferential treatment. Okay, जानबूझ के प्रेफरेंस मतलब सबसे पहला पैसा इसको दूंगा, ऐसा क्यों करने का? Accounts receivable fraud is an employee division customer payments to his or his personal account. तुमको पैसा आया, कंपनी के खाते में नहीं गया, आप भी समझ रहे हैं, अपने खाते में। बेचारा कुछ तो बोलेगा मैं इतना लॉयल बंदा है, मेरी वाट लगा। डाटा फ्रॉड occurs when an employee steals confidential company data or the personal customer data. Okay, employees confidential company data or the personal। तुमको पता है जिस मोमेंट पे तुम कंपनी में पेपर डालोगे ना, मतलब डेजिग्नेशन डालोगे ना, तुम्हारा ईमेल आईडी ट्रैकिंग पे चालू हो जाएगा, तुम कौन सा डाटा ला रहा है, तुम्हारा यूएसबी वो लोग लॉक कर देंगे ताकि कोई डाटा आ ना सके या तो कोई डाटा जा ना सके। ओके, सो दैट वाज फ्रॉम माय साइड। ओके, ये शीट तुम्हारा। एक चीज इग्नोर करना प्लीज प्लीज, आप लोग यहाँ पे बैठे इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे पार्ट 2। ओके, मैंने बहुत जगह पार्ट 1 लिखा है, बहुत जगह नहीं, वो थंबनेल में आ गया। व्हाट अबाउट सेक्शन सी एंड डी? विच सेक्शन? उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। डी और किसमें? सी और डी में कुछ अमेंडमेंट नहीं है। सी और डी में कार्टेल, कार्टेल पहले से, कार्टेल पहले से। आई एम नॉट टीचिंग, सी वॉज रीनेम, अरे रीनेम हुआ है ना सिर्फ, छोड़ो ना। कार्टेल वार्टेल सब पहले से था बॉस, उस सेक्शन एफ में पहले से टॉपिक था। बट हाँ, देयर आर सम रिमूवल। मैंने आपको एडिशन पढ़ा है, रिमूवल तो तुम निकाल ही लोगे। ओके, रिमूवल तुम लोग अपने से निकाल लेना, जितना एडिशन था मैं वो बोला था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आई एम स्टिल सेइंग 10 पेज का शीट है, आई एम एक्सपेक्टिंग 10 क्वेश्चन फ्रॉम दिस शीट एंड आई एम नॉट किडिंग। ओके, अच्छे से इसको पढ़ के जाना। कैन यू प्लीज टेल मी द डिलीशन आइटम? आई विल शेयर यू वन शीट, उसमें लिखा होगा। ओके, एग्जाम्पल, इफ एनीवन कैन हेल्प, किसने बोला था मेरे को, कोई मोहम्मद को अगर हेल्प कर सकता ना, क्या क्या रिमूव हुआ है प्लीज उनको समझा देना। माय पार्ट वाज टू जस्ट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू थिंग्स, यू शेयर ऑन द सेम ईमेल। एक सेकंड, पहले चीज तो मेरी बात सुनो। हाँ, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड सुन। द पीपल हु आर सीइंग दिस फ्रॉम लैपटॉप, ये मैं अभी के अभी दे रहा हूँ, ये लो पकड़ो तुम, 2 मिनट बैठ लो। मीटिंग ग्रुप चैट, एक सेकेंड ना। सो योर कंप्यूटर नोट्स ऑटोमेटिक शीट एंड इफ पॉसिबल, आप लोग ने अपना टाइम डाला है 2 घंटा। मैं बहुत ब्लंट है और मैं हराम खोर है, प्लीज शेयर मत करना, बिकॉज तुमने अपना टाइम डाला है। ओके, मैं इतना दानवीर नहीं है कि मैं सबको बोलेगा अरे लेकर जाओ तुम्हारे लिए बना है, नहीं। इफ समवन इज सिटिंग टू क्लासेस, अपना टाइम डिवोट कर रहा है, तुम्हारा तो 2 घंटे में खत्म हो गया। पार्ट 1 10 घंटा कंटेंट है, उसमें से भी 20 लोग ने अटेंड किया था। मैंने 20 लोग को ये शीट दिया, मैंने आप लोग को दे दिया, तुम लोग को मैं अभी देता हूं। मैं ये ऑफलाइन में मैंने ये यहाँ पे शेयर किया चैट बॉक्स में। इफ यू गो टू शॉर्टकट, चैट बॉक्स है, अगर आपको नहीं मिला है जस्ट टेक्स्ट मी, मैं आपको दे दूंगा। सर ये कोर्स फीस मैं अभी कुछ ये सब पे डिस्कस नहीं करूंगा, आज का ये लेक्चर सबके लिए था। आई एम ट्रीटिंग ऑल ऑफ यू एज अ माय स्टूडेंट। श्रुति आपको बात करना, आप लेक्चर के बाद में से पूछ लेना। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। इफ पॉसिबल एक फीडबैक मेरे को लिंक्डइन पे दे देना, मेरे पोस्ट पे, कि ये लेक्चर सच में। या जीतू, होल्ड ऑन, व्हाट हैपेंड? शीट, अरे हाँ मैं नहीं बंद कर रहा हूँ, शीट इज डाउनलोडिंग। ओके, इट्स फाइन। अगर आपको ये शीट नहीं भी मिला है, जस्ट टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल शेयर दिस। ओके सर, व्हाट इज द प्रोसेस टू प्लान फॉलो? आई हैव बुक फॉर द अक्टूबर विंडो। यार मैं अभी ये सब डिस्कस, तुमको चाहिए ऐसा वीडियो कि मैं एक वीडियो बनाऊं हाउ टू प्लान सितंबर अक्टूबर? ओके, ठीक है, डोंट वरी, 2 वीक के अंदर एक वीडियो आएगा। हाउ टू कॉन्टैक्ट, माय नंबर इज, मैं सो रहा हूँ मैं आज, सुन नंबर देता हूँ मैं अपना, सुन, कॉल मी 91888989799672। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हमारी कोई शाखाएं नहीं, हमारी शाखाएं हैं। ओके, ये मेरा नंबर है, यू कैन टेक्स्ट मी। हाय, परेशान मत करना, जब मैं लेक्चर में रहूंगा आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड। सर नो अमेंडमेंट इन सीना, नथिंग, नो सकीना, कुछ भी नहीं, जो अमेंडमेंट था आज हो गया।
ओके सर, टेलीग्राम आईडी में क्या बताओ यार, कुछ भी नहीं है मेरा टेलीग्राम आईडी। ओके सो इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ नोट्स, स्वाति जस्ट टेक्स्ट मी हाय, जितना हो सकता है आई विल गिव यू ओनली दैट, ठीक है। एंड दोस्त आज का लेक्चर ये कहीं अपलोड नहीं होगा, इसके बाद ये लेक्चर, इस पे एक वीडियो बनाऊंगा मैं। द पीपल हु वांट्स टू अटेंड दिस, यू हैव टू परचेज दिस लेक्चर। तो दोस्त हु आर सिटिंग हियर, यू आर लकी दैट तुम लोग ने मेरे साक्षात दर्शन किए, नहीं तो इसके बाद ये चार्जेबल है। ये डाउनलोड हुआ क्या? प्लीज टेल मी इफ यू डाउनलोडेड दिस। हेलो, ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे लिंक्डइन पे बोलना मैं अच्छा पढ़ाया था, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे को थोड़ा भाव चाहिए। बाय 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 बाय, सी यू, टाटा, बाय बाय।